जय हिंद दोस्तों। आज है 27 और आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन जो है बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार रहने वाला है। पूरा कंप्लीट न्यूज़पेपर कवर करेंगे एक एक न्यूज़ के साथ में। ये जो थंबनेल आप लोगों को दिख रहा है ये भी आज के ही द हिंदू न्यूज़पेपर से उठाई गई न्यूज़ है। आप लोग यहाँ पर देखिए, जो आईपीएस ऑफिसर है जिनका नाम है रूपा, उनके ऊपर चार्ज लगेगा, यानी कि ट्रायल चलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने आईएएस ऑफिसर की कुछ निजी तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। देखो, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि छोटे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, वो समझ में आता है, पर लेकिन ये एक ऐसी पोस्ट है यार जिस पर पहुंचने के लिए बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है इंसान को। और वहां पर एक ऐसा इंसान पहुंचता है, ये माना जाता है कि उसका माइंड जो है वो काफी स्टेबल है, क्योंकि एक पूरे डिस्ट्रिक्ट को लीड करना ये कोई आसान काम नहीं है। लाखों लोगों की जिंदगी जो है, उनका भविष्य हाथ में होता है। कई बार जो आईपीएस और आईएएस ऑफिसर होते हैं, उनकी जो कलम होती है वो लाखों लोगों को इंपैक्ट करती हुई नजर आती है। उस टाइम पर इसी हरकत करना किसी आईपीएस ऑफिसर के द्वारा कि अपनी आपस की लड़ाई के चलते किसी दूसरे इंसान की प्राइवेट पिक्चर जो है वो पब्लिकली वो सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कर देना, तो ये कोई अच्छा, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीका नहीं है, खासकर इस लेवल के इंसान के लिए जो इस तरह की चीजें यहां पर देखने को मिली। ये यहां पर बात आ रही है कर्नाटक हाईकोर्ट की। कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ साफ यहां पर बोल दिया है कि जो आईपीएस ऑफिसर है रूपा, उनको ट्रायल फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो डिफेमेशन का चार्ज लगाया था आईएएस ऑफिसर ने कि मेरी जो है इंसल्ट की गई है, मेरी पर्सनल और निजी लाइफ की जो तस्वीरें हैं वो पब्लिकली शेयर की गई है, तो उसके चलते हाई कोर्ट ने वो चीज एक्सेप्ट करी। अब यहां पर इनको वो चीज झेलनी पड़ेगी। देखो, ये तो यार एक छोटे छोटे बच्चे को पता है कि प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है। पार्ट 3 में आता है और केएस पुत्तस्वामी केस के बाद में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। तो जब ये इंसान जो कि इतनी सारी बड़ी बड़ी पोथी और पत्रे पढ़कर वहां पर पहुंचे हैं, और उसके बाद भी जब इंसान आपा खोलता है और इस तरह की कंडीशन में आ जाती है, तो फिर एक नॉर्मल इंसान में और इस पोजीशन पर बैठे हुए इंसान में कोई ज्यादा फर्क आप लोगों को नजर नहीं आएगा। तो इसलिए कहते हैं कि इंसान को चाहे कुछ भी कर ले जिंदगी में, पर एक इंसान के अंदर में धैर्य जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब तक उसके अंदर में पेशेंस नहीं रहेगा वो कई सारे ऐसे स्टेप उठा सकता है जो कि बहुत नेगेटिव होते हैं समाज के लिए भी और उस इंसान की पर्सनल लाइफ के लिए भी। आप लोग खुद सोचिए, आज की डेट में आप लोग किसी आईएएस या आईपीएस कोई पोस्ट पर चला जाता है तो आप लोग खुद इंस्पायर होते हैं, कहीं मिल गया तो आप लोग देखकर कि हाँ यार, एक तरीके से कई सारे लोग तो सेल्फी तक खिंचाते हुए नजर आते हैं। एक हीरो की तरीके से देखा जाता है, हीरो हीरोइन की तरीके से हमारे समाज के अंदर में इतनी इज्जत आईएएस और आईपीएस ऑफिसर को दी जाती है। पर लेकिन जब वही आईएएस और आईपीएस ऑफिसर इस तरीके की हरकतें करते हुए नजर आएंगे तो फिर नॉर्मल इंसान पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एक बच्चा जो एस्पायरेंट है, उस पोस्ट पर जाना चाहता है, वो एक तरीके से कैसी इमेज क्रिएट करेगा। तो कहीं ना कहीं जब ऐसी पोजीशन पर होता है ना इंसान, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसकी उस पर्टिकुलर पोजीशन की गरिमा बनाकर रखे। तो ये काफी एक तरीके से एक ऐसा केस था जो मुझे, जब मैंने सुना था तो मुझे काफी एक तरीके से ऐसा लगा था, मैंने कहा देखो यार क्या हरकतें की जा रही है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये काफी एक अनएथिकल चीज है। कभी भी फ्यूचर में भी आप लोग भी कई बार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चलते कई सारी ऐसी हरकतें करते हैं कि बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड की जो पिक्चर है जो वायरल कर दी, तो एक बहुत ही एक लो मेंटेलिटी वाली चीजें होती हैं। ठीक है, तो हमेशा इन चीजों से बचकर और हमेशा अपने काम पर फोकस करो यार, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ना ही टारगेट होना चाहिए, ना कि इन फालतू की चीजों में पढ़कर अपनी जिंदगी को बर्बाद करना। ठीक है, इसी के साथ में कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, एक और गोल्ड जो है वो हमारे खाते में जुड़ गया है। तो यहाँ पर अब हमारे पास में 3 गोल्ड हो गए, टोटल मिलाकर 4 सिल्वर हो गए और 7 ब्रॉन्ज हो गए। तो 14 मेडल के साथ में हम लोग 6ठे नंबर पर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। टॉप पर चाइना है यहाँ पर एशियन गेम के अंदर में 53 गोल्ड के साथ में। दूसरे नंबर पर है पड़ोसी देश चाइना का साउथ कोरिया जो कि 14 है। नॉर्थ कोरिया मत सोचना, रिपब्लिक कोरिया का मतलब होता है साउथ कोरिया। ठीक है, फिर जापान देखने को मिलेगा 8 मेडल, उज्बेकिस्तान 5 और हांगकांग हो गया चाइना यानी कि 5। और फिर है हम टॉप 10 में है, मैं टॉप 5 पर थे, अभी खिसक कर हम लोग 6 पर आ गए हैं। ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है कि हमारी पोजीशन क्या रहने वाली है? मतलब फाइनल में जब हम लोग एंड में बैठे होंगे तो टॉप 5 में रहेंगे, टॉप 10 में रहेंगे, कहां पर हमारी पोजीशन रहेगी? गेस करो, फिर देखते हैं किसका गेस सही होगा। उस दिन पूछूंगा जिस दिन फाइनल मेरिट आएगी। ठीक है, डिस्कशन बहुत शानदार रहने वाला है यार, बहुत सारे आर्टिकल है, मतलब मजा आ जाएगा आप लोगों को। इतनी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में इतना कुछ डिस्कस करूंगा कि आप लोगों की आत्मा जो है वो तृप्त हो जाएगी। एक बच्चा कह रहा है कि सर सारे आर्टिकल जो है वो कवर करना जरूरी है क्या? यार देखो, एडिटोरियल ना बिल्कुल आत्मा होती है एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर की। किसी भी टॉपर को उठा लो देश के अंदर में, वो कहेगा कि पूरा न्यूज़पेपर आप लोग छोड़ दो तो चलेगा, पर लेकिन एडिटोरियल मत छोड़ देना, क्योंकि एडिटोरियल ही आप लोग को फाइनली ये ऐसी चीजें सिखा पाता है
कि आप लोग फ्यूचर में अच्छे डिसीजन ले पाते हो। तो इसलिए एडिटोरियल को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, और जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है वो सारे कवर करता हुआ चलूंगा। यहाँ पर डिजिटल आईडी आधार कार्ड के बारे में बात की जा रही है, अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा था 2 दिन तक, उसका सोल्यूशन यहाँ पर निकलता हुआ नजर आएगा। ये वाला जो आर्टिकल है ये पॉलिटिकल आर्टिकल है, AIADMK और यहाँ पर अभी BJP का जो स्प्लिट देखने को मिला। हल्का सा आइडिया आप लोगों को पता होना चाहिए समाज में क्या चल रहा है, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रखिएगा, थोड़ी सी बातें करेंगे। वन ऑफ द बेहतरीन आर्टिकल है ये आज का, जान बोल सकते हो आज के आर्टिकल की, तसल्ली में डिस्कस करेंगे। और ये आर्टिकल भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग काफी शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल फिर से कनाडा और इंडिया की कंडीशन के बारे में, तो इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हो। और ये वाला आर्टिकल यहाँ पर आप लोगों को पाकिस्तान की खस्ता हालत के बारे में बता रहा है, जो कि हमेशा से आप लोगों को देखने को मिलती रहती है। तो यहाँ पर हालांकि एंगल जो मैं समझ रहा था, वो जिस तरीके से आर्टिकल को सोच रहा था उस तरीके का नहीं है। तालिबान अफगानिस्तान वाली चीजें थूसदी फालतू की, जो कि जिनका कोई मतलब नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो ऐसा आर्टिकल नहीं है जैसा होना चाहिए था कि पाकिस्तान के अंदर में भुखमरी चल रही है, उसके बेसिस पर जो चीजें बतानी चाहिए थी कि वहां पर कितनी पॉपुलेशन जो है आज के डेट में फ्रस्ट्रेट हो रही है, तो वो उसके ऊपर बहुत ही कम इसके ऊपर फोकस डाला गया है। अभी और भी आर्टिकल इसके ऊपर आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो किसी दूसरे न्यूज़पेपर का आर्टिकल लेकर अच्छे से डिस्कस करूंगा, टॉपिक को अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। ये आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आज की डेट में हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर 33% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, पर लेकिन कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे हैं जिनके ऊपर आरोप हैं कि वो उनके ऊपर महिलाओं के खिलाफ आरोप आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो उनका क्या किया जाए? इनमें से एक काफी फेमस है, इनका नाम आप लोगों को पता होगा, ब्रजभूषण साहब, इनके बारे में आप लोगों ने सुना है। तो यहाँ पर ये डेटा एनालिसिस किया गया है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए हल्का सा आइडिया, कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केसेस भी कई सारे MP के खिलाफ आप लोगों को देखने को मिलेंगे, सीरियस क्राइम भी कई सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, मर्डर रेप के चार्जेस भी यहाँ पर लगे हुए हैं। तो टोटल 860 सीरियस चार्जेस हैं हमारे 194 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ में। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, अभी आने वाले टाइम में हम लोग इलेक्शन के मोड में जाने वाले हैं, तो सारा डेटा यहाँ पर सामने है। ये वो डेटा है जो कि इन्होंने खुद अपने एफिडेविट में बताया। तो कभी भी किसी पॉलिटिशियन को वोट देने जाओ तो उसका कैरेक्टर जरूर देख लेना कि किस तरीके की हरकतें करके वो इंसान आ रहा है, ताकि फ्यूचर में हम लोग एक अच्छे इंसान को अपनी पार्लियामेंट के अंदर पहुंचा सके। ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनके बारे में एक न्यूज़ भी डिस्कस करूंगा। इनके नाम आप लोग बताइए, देखता हूं कौन पहचान पाता है। कल पूरे दिन ये ट्रेंडिंग में रही, आखिर क्यों, वो हम लोग बात करेंगे। अभी बड़ी शानदार बात बोली गई है कि मजबूत होने में मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमजोर करने पर तुली हो। यानी कि जिंदगी में ना बहुत सारे लोग आप लोगों को नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, पर लेकिन आप लोगों को उस टाइम पर डटे रहना है जब सब नीचे खींचने की कोशिश करें, क्योंकि वही एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पर आप लोग ढीले पड़ते हुए नजर आओगे, उस टाइम पर बाउंस बैक आप लोगों को करना है। यानी कि सामने वाला जो है वो हिल जाए कि भाई साहब क्या बंदा है। तो ये वाली टेंडेंसी आप लोगों के अंदर होनी चाहिए, और वो तब होगी जब आप लोग अपने ऊपर 100% फोकस करोगे। दुनियादारी की फालतू की नोटन के ऊपर आप लोगों का फोकस नहीं रहेगा। तो इसलिए हमेशा कोशिश करो कि 100% फोकस अपने ऊपर दो, तब देखना जिंदगी जीने में मजा आएगा। और अपने ऊपर फोकस करने का काफी एक आसान सा तरीका है आप लोगों के पास में, ये है आप लोग का 21 डे चैलेंज। ये कई सारे बच्चों ने एक्सेप्ट किया। एक बच्चा तो ये कह रहा है कि सर मैं 21 नहीं 75 डे चैलेंज करने वाला हूं। देखो यार, आप लोग की जिंदगी है, जितने अच्छे से आप लोग उसको मोड़ सकते हैं। तो आप लोग बताइए आप लोग किस तरीके से इस चैलेंज को लेकर चल रहे हैं। तो 5 में से कितने नंबर आप लोगों के आ रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और जिसके 5 में से 5 आ रहे हैं उसको अप्रिशिएट आप लोगों को जरूर करना। कल लगभग 5000 से भी ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 10,000 बच्चे जिस दिन यहां पर हो जाएंगे। मेरा जो ये पर्टिकुलर मुहिम स्टार्ट करने का जो एक सपना था, वो ये समझो कि एक तरीके से वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम 10,000 लोग तो कम से कम इसमें पार्टिसिपेट करो, क्योंकि अगर मॉर्निंग में टाइम पर सोना उठना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया और रेगुलर एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया, तो आप लोग एक बहुत ही शानदार डिसिप्लिन में आओगे, और इसका इंपैक्ट आप लोग अपनी लाइफ पर देखना कितना बेहतरीन पड़ेगा। तो 5 में से कितने नंबर आप लोगों को मिल पाते हैं, एटलीस्ट ये तो ले ही लेना। 0 मत लिखना कि सर 0 आए हैं, इतना बड़ा आलसी तो मत बनना कम से कम, ठीक है। तो कोशिश करो कि 10,000 लोग कम से कम इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि यही चीज है जो कि आप लोगों को अपने टारगेट तक ले जाती हुई नजर आएगी। अगर आप लोग बात करें, जो भी प्राइवेट कंपनी होती है मार्केट के अंदर में, वो हमेशा अपने प्रॉफिट के ऊपर काम करती है। अगर उनको कोई प्रॉफिट नहीं दिखेगा तो वो काम करती हुई नजर नहीं आएंगी, वो इमीडिएटली उस काम को छोड़कर भाग जाएंगी। और इसके लिए मैं हमेशा आप लोगों को एक उदाहरण देता हूं कि दिल्ली मेट्रो में अंदर एक पर्टिकुलर लिंक हुआ करता है, जो कि दिल्ली मेट्रो से यहाँ पर वो जाता है एयरपोर्ट लिंक। पहले उसको रिलायंस कंपनी उसको बेसिकली डील करा करती थी, उसको मेंटेन करने का काम करा करती थी। पर इतने लोग हैं नहीं हमारे देश के अंदर में कि डेली जो है बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं आज के डेट में हवाई जहाज में। अब तो चीज़ें बढ़ गई हैं। तो उस टाइम पर उसको नुकसान हुआ और वो उस प्रोजेक्ट को बीच में छोड़कर भाग गई।
तो इसका मतलब क्या है कि प्राइवेट प्लेयर जो है उनके लिए प्रॉफिट जो है वो मायने रखता है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो छोड़कर भाग जाएंगे। सर ये कहानी हाँ क्यों सुना रहे हो इस आर्टिकल में, इसमें तो म्यूनामेंट वगैरह लिखा हुआ है, कर्नाटका लिखा हुआ है। जी हाँ, इससे रिलेटेड ही ये आर्टिकल। अभी यहाँ पर हमारे देश के अंदर में एक मुहिम चल रही है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि सरकार और प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो मिलकर हमारे देश के अंदर में जो हमारी धरोहर है उनको प्रोटेक्ट करें और यहाँ पर अपने हिसाब से वो यहाँ पर अपना पैसा भी चार्ज कर सकती हैं, उनका टिकट का, उससे अपना रिवेन्यू भी यहाँ पर जनरेट कर सकती हैं। पर लेकिन उनका ब्यूटिफिकेशन होना जरूरी है, वहाँ पर गंदगी न रहे। पता चला जगह जगह जा रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। कहीं पॉलीथीन फेंक रखी है, कहीं कोई रैपर फेंक रखा है, कहीं पर वहाँ पर मतलब एक तरीके से कुत्ते बंदर इन सब की पोटियाँ पड़ी हुई है, पता नहीं क्या क्या हो रखा है वहाँ पर। कोई भी कहीं पर दीवारों पर आकर वहाँ पर नक्शे बनाकर चला जा रहा है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो एक पर्टिकुलर मिनामेंट जो है वो हमारी कल्चर है, वो हमारी धरोहर है, उसको प्रोटेक्ट करना है। पर लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या है यहाँ पर जो सोचने वाली है, वो यहाँ पर यह कि जो फेमस है, जैसे आगरा का ताजमहल हो गया, दिल्ली का लाल किला हो गया, ये बड़ी बड़ी जो म्यूनामेंट है इनको तो प्रोटेक्ट करने के लिए सारे प्राइवेट प्लेयर सामने निकल कर आते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वहां पर प्रॉफिट है, क्योंकि वहां पर दुनिया भर के लोग आते हैं, तो वहां पर टिकट लगता है तो उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो उनको तो चलो ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा दोगे आप लोग इस स्कीम से। अब उनका क्या, जो कि बहुत छोटे हैं, जहां पर इक्का दुक्का कोई लोग आता है घूमने के लिए, जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है, तो उनको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कराएगा? और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। बोला गया कि लेसर नोन कल्चर प्रॉपर्टी नीड टू बी प्रोटेक्टिव एंड कंजर्व। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर यही है कि उस इंसान को बेसिकली एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही होशियार है पढ़ने में, यार वो तो पढ़ ही लेंगे किसी न किसी तरीके से, तो उनका मन लगता है पढ़ने में। दिक्कत तो उनके साथ में ना जिनको किताब उठाते ही नींद आती है, दिक्कत तो उनके साथ में ना जिनको लगता है कि यार क्या बर्डन कर लिया एक तरीके से, जिसको सोचते जिसको नींद आने लगती है। तो पढ़ाना असलियत में चैलेंज उनके लिए है, तो उसके ऊपर फोकस देना चाहिए। असली टीचर का टास्क है उसको बच्चे को साथ में लेकर चलना, ठीक है। तो ये बेसिकली आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर कल सर में बहुत ज्यादा दर्द था तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, आपका लेक्चर सुनते मुझे नींद आ गई। भाई साहब ये बता दे कमेंट था कि कॉम्प्लीमेंट था, पहले तो ये बता दे। मैं कई बार देखता हूँ ऐसे कमेंट आते हैं, इतना बोरिंग पढ़ाता हूँ कि यार नींद आ जाती है। बताओ सही, कुछ और काम करने लगूं टीचिंग छोड़ के, नींद आ गई। चलिए यहाँ पर अभी कर्नाटका के अंदर में 2 साइट हैं जिनको अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में इंक्लूड किया गया। और ये जो 2 साइट है यहाँ पर, ये 2 साइट कर्नाटक के अंदर में जैसे इंक्लूड किया गया, तो यहाँ पर इससे फायदा क्या हुआ? अब फायदा ये हो गया कि इंटरनेशनल लेवल पर भी यहाँ पर इनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, और कल को चलकर यहाँ पर आसानी से टूरिज्म जो है वो आप लोग को बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। इस तरीके से यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि हमारे देश की रिच कल्चर और जो हेरिटेज है, जो आर्किटेक्चरल जो स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पर उसको कंजर्व करना, खासकर ऐसी चीजों को, और इससे इंटरनेशनल लेवल पर जब चीजें जाती हैं तो हमारा मान बढ़ता है। पर लेकिन ये मान जो है अपमान में कन्वर्ट हो जाता है जब यहाँ पर हम लोग छोटे छोटे मोन्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। अकेले कर्नाटका के बारे में बात करता हूँ चलिए मैं आप लोगों से, पर इससे पहले एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप लोग अपने राज्य का नाम लिखना और अपने राज्य को ये बताना कि कितने स्टेट की बाउंड्री आप लोगों के स्टेट को टच करती है। ये वो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को कंठस्थ होनी चाहिए, सोचना ना पड़े एकदम इमीडिएटली मुंह से निकल कर आए, ठीक है। कर्नाटका के अंदर अकेले के अंदर में अगर आप लोग बात करेंगे तो 609 म्यूनामेंट हैं। अगर बात करें 609 म्यूनामेंट वो हैं जो कि प्रोटेक्ट किए जाते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ये इसकी बात कर रहा हूं अकेले में। इसी के साथ में लगभग 848 ऐसे आप लोगों को यहां पर म्यूनामेंट देखने को मिलेंगे, जिसमें जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, चर्च हो गया, टॉम्ब हो गए, फोर्ट हो गए, ये प्रोटेक्ट किए जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम एंड हेरिटेज, जिसको बोलते हैं DAMH के द्वारा। तो यहां पर दूसरा जो है ये प्रोटेक्ट करता है बेसिकली जो DAMH है ना, यहां पर DAMH, ये बेसिकली ये आता है किसके अंदर में? ये आता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके अंदर में आता है? ये आप लोग बताइए, इसको मैं भी डिस्कस करूंगा अच्छे से। अभी यहां पर ये बात की जा रही है कि इतने सारे म्यूनामेंट हैं यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी। और इन एडिशन अगर आप लोग बात करें हिस्टोरिकली बहुत सारे ऐसे टेंपल आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि यहां पर देश के अंदर में जिनको प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, पर लेकिन उनको ढंग से लीगल प्रोटेक्शन मिल नहीं पाता है। यानी कि कुछ ही चीज ऐसी हैं जिनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड हम लोग करा पाते हैं हमारे देश के अंदर में। ये आप लोग थोड़ा सा याद रख लेना, खासकर अगर आप लोग यूपी से भी आते हैं तो यूपी अगर बात करें तो हमारे देश के अंदर में एक ऐसा राज्य है
जहां पर सबसे ज्यादा स्टेट प्रोटेक्टेड म्यूनिमेंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पर आप लोगों को कर्नाटक आता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आप लोगों से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बहुत ही कम पूछती है, यूपीएससी तो ना के बराबर पूछती है। तो इसलिए अगर जैसे कि यहां पर पहले पर कर्नाटक के पहले पर यूपी, दूसरे पर कर्नाटक, तो वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोगों से एक्सपेक्टेशन लगाती है कि कम से कम इतना तो इंसान को पता होगा, ठीक है। तो यहां पर बोला गया कि इतने सारे जो म्यूनिमेंट है जिनका एनक्रोचमेंट हो रहा है, बहुत सारे तो ऐसे हैं कि यहां पर कुछ हुआ करता था, उसकी ईंटें तक लोग उठाकर ले गए हैं और वो खत्म हो चुके हैं। ऐसे कई सारे आर्टिकल पास्ट में छपे हैं न्यूज़पेपर के अंदर में, और कई बार मैंने डिस्कस भी आप लोगों से किए हैं कि म्यूनिमेंट जो है वो देश के अंदर से खत्म होते जा रहे हैं, तो डिसअपियर हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं किसकी वजह से हो रहे हैं? या तो वहां से कोई रोड निकालनी है, या वहां पर कोई डेवलपमेंट का काम करना है। इसकी वजह से मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में आकर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग धोती और लुंगी छोड़कर जींस की पैंट पहनना स्टार्ट कर दे रहे हैं। वही यहाँ पर म्यूनिमेंट के साथ में देखने को मिल रहा है। हमको चमक धमक से मंदिर चाहिए, हम लोग अपने पुराने मंदिर जो हैं उनको अच्छे से साफ कर नहीं रख सकते, उनकी जगह उठाकर उनको उखाड़कर नए चमकते दमकते हम लोग नए म्यूनिमेंट बनाकर सामने रख देते हैं। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी पुरानी कल्चर है, पुरानी हेरिटेज है, उसको सहज कर रखना चाहिए। किसी पर्टिकुलर टाइम पर इसको बनाया गया होगा कुछ सोच समझकर, तो वो हमारी हिस्ट्री दर्शाता है, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अभी कर्नाटक के अंदर में सबसे बड़ी बात बोलेगी जो सोचने के लिए मजबूर करती है कि 28 करोड़ के करीब यहां पर साल के अंदर में जो बेसिकली पैसा दिया गया कि हाँ हम लोगों के म्यूनिमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना है। तो राइटर ये बोले कि 28 करोड़ में से 50% यानी कि 14 करोड़ जो है वो इनको प्रोटेक्ट करने वाले लोग जो है उनकी सैलरी में ही चला गया। अब 14 करोड़ में आप लोगों को ये म्यूनिमेंट प्रोटेक्ट करने हैं। तो कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई कि एमजी नरेगा के जो वर्कर हैं उनको म्यूनिमेंट को साफ सफाई कराने के लिए उनको लगाया गया एंड में आकर। कंडीशन समझ रहे हो आप लोग? यहां पर ऐसी हालत है हमारे देश में हमारी कल्चर को लेकर, जिसके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एमजी नरेगा जो होता है वो इन चीजों के लिए नहीं है, यहां पर एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है। एमजी नरेगा में सारे अनस्किल्ड लेबर रहती है। तो यहां पर मान लीजिए वो फावड़ा चलाने वाली लेबर रहती है उसके अंदर में, अब यहां पर फावड़ा थोड़ी ना चलाना आप लोगों को। तो इससे बोला गया राइटर के द्वारा कि ये बहुत ही शर्म की बात है कि एक साइड में तो हम लोग सीना ठोक रहे हैं कि हमारे देश के अंदर में यूनेस्को के अंदर में हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारी जो है वो मेंशन हो रही है, और दूसरी साइड में हम लोग एमजी नरेगा के वर्कर को लगाकर उनको साफ सफाई करवा रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग बोलो कि एक तरीके से क्या ही बोलो एक तरीके से किसी किसान को बोल दो कि जाकर भाई ऑपरेशन कर दे थिएटर में जाकर, वो बेसिकली ऑपरेशन थिएटर में जाकर एक इंसान का ऑपरेशन कराना है। किसान जो है फावड़े से दराती से उनसे ऑपरेशन करेगा क्या वहां पर कुदाली से? तो किसान जो है वो अपना काम करता हुआ अच्छा लगता है और डॉक्टर जो है वो अपना काम करता हुआ अच्छा लग रहा है। तो ये चीजें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर ये बोला गया है, एक पर्टिकुलर स्कीम है हमारे देश के अंदर में अडेप्ट ए म्यूनिमेंट, यानी कि आप लोग किसी भी म्यूनिमेंट को अडेप्ट कर सकते हैं और देश की धरोहर की रक्षा आप लोग कर सकते हैं। तो इसी को टैगलाइन बनाते हुए यहाँ पर बेसिकली एक स्कीम निकाल कर लेकर आ गए यहाँ पर, जिसको बोला गया यहाँ पर नमा स्मारक। तो नमा स्मारक मतलब इसको बोला गया कि ओवर म्यूनिमेंट। तो इसके तहत यहाँ पर कर्नाटक के अंदर बहुत सारे म्यूनिमेंट जो हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए। पर यहाँ पर जो सबसे अच्छा सजेशन अगर मुझे देखने को मिले तो जो अच्छे अच्छे फेमस म्यूनिमेंट है मुझे ऐसा लगता है कि वो तो गवर्नमेंट को खुद से प्रोटेक्ट करने चाहिए। आप लोग ही क्या रहे आप लोग बताना। राइटर ने इसके बारे में हालांकि कुछ बोला नहीं। और जो ऐसे म्यूनिमेंट है जो कि यहाँ पर ज्यादातर जिनको देखने को मिले कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है, उसके लिए जो कंपनीज हैं उनको आगे लेकर आना चाहिए। आप लोग बोलोगे सर वो क्यों आएंगे यहाँ पर काम करने के लिए? वो इसलिए आएंगे क्योंकि CSIR करके एक चीज होती है, यानी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको CSR बोलते हैं। यानी कि जो कंपनीज है ना वो उनकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है समाज के लिए, तो उस फंड का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है। तो ये एक अच्छा तरीका होगा इस चीजों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए। ये आर्टिकल के अंदर में नहीं है, आर्टिकल में जब नोट्स आप लोग देखोगे तो उसमें मत ढूंढना, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बताता हूं जो कि आप लोग आर्टिकल के अंदर ढूंढोगे तो आप लोगों को नहीं मिलेगी। वो इसलिए होती है ताकि उन चीजों के साथ में आप लोग कनेक्ट कर पाए। मेरा बेसिक पर्पज क्या है यहाँ पर कि जो बता रहा हूं जो समझा रहा हूं उसको अच्छे से समझ पाओ। और कभी भी जब आंसर भी आप लोग लिखते बैठते हो ना तो ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर आर्टिकल का ही डेटा आप लोगों को वहां पर यूज करना है। आप लोग जो भी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड कोई और फैक्ट्स एंड फिगर वो भी आप लोग वहां पर इंक्लूड कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों की कवर हो जाएगी इसके साथ में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हमारे देश की ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। 1861 में ये बनाई गई थी। ये बनाई गई थी अलेक्जेंडर कनिम्बंग के द्वारा।
आप लोग देखो अंग्रेज कितने सातिर थे। वो ऐसा नहीं कि हमारे देश में आकर बस यहाँ पर ऐसे ही डायरेक्टली लूट कर चले गए। उन्होंने बाकायदा प्लानिंग की है भाई साहब, हमारी कल्चर को समझा है, हमारे रिलीजन को समझा है, और फिर समझा है हमारी एजुकेशन को, और फिर देखा है कि सारी चीजों को आराम आराम से कैसे डिस्ट्रॉय करना है। तो सारी चीजें उन्होंने कल्चर, एजुकेशन, हमारे जो काम धंधे थे, हमारे जो हथकरघा थे, वो सारे इन्होंने बाकायदा बर्बाद किए हैं। इसलिए आप लोग यहां पर देखते हैं सारी चीजों को सोच समझ कर इन्होंने हमको कंट्रोल किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल यहां पर अलेक्जेंडर कनिंगम थे, जो कि फाउंडर भी यहां पर इसके थे। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है यहां पर, ठीक है। बाकी जो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, ये भी स्लाइड आप लोगों के लिए लगा दी है यहाँ पर, कि यहाँ पर आप लोग देखते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के द्वारा बेसिकली यहाँ पर हमारे देश के अंदर में अभी यहाँ पर होशियाला टेम्पल कर्नाटका के अंदर में ये 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पर अभी इसको दर्जा मिला कर्नाटका के अंदर में। इससे क्या होता है, एक तो सबसे बड़ी बात तो है कि हमारे देश के अंदर में टूरिज्म आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो कि काफी शानदार है, ठीक है। इसी के साथ में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाएगी आसानी से, इस तरीके के टेम्पल को और ज्यादा, स्ट्रक्चर को और ज्यादा प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये देख सकते हैं, ये पुरानी चीजें हमारे देश के अंदर में, तो हम लोग अपनी पुरानी धरोहर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, आप लोग ये बोल सकते हो। और पहले भी यहाँ पर 2014 में ये कुछ साइट थी, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये कुछ टेम्पल बेसिकली, जिनको यहाँ पर पहले भी रिकॉग्नाइज किया गया। तो अगर स्टेट पीसेस की आप लोग तैयारी कर रहे हैं कर्नाटका के अंदर, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है, ठीक है। इसी के साथ में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाला जो सिस्टम है ये आज का नहीं है, काफी पुराना है। 1992 में 3 तरीके की होती है, एक तो कल्चर, दूसरी नेचुरल और तीसरी मिक्स्ड। कल्चर क्या होती है, जैसे कल्चर के पॉइंट ऑफ से जो साइट होती है, स्कल्पचर हो गया, पेंटिंग हो गया, ये सारी चीजें इस तरीके की हो गया। और नेचुरल क्या होती है, नेचुरल यानी कि कुछ ऐसा कोई, जैसे आप लोगों को कोई ऐसी नेचुरल चीज होगी, जैसे कि आसपास में कोई नेशनल पार्क हो गया, कोई ऐसी चीज होगी जो कि काफी यूनिक है हमारे देश के अंदर में। बताइए कि यहाँ पर कौन कौन सी कितनी कितनी है और टोटल कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से भी कई सारी चीजें हमने कवर की यहाँ पर। और ये फायदा होता है अगर सिस्टमेटिक वे में आप लोग डेली आर्टिकल को सुनते हो। देखो अभी क्या हुआ, पहले ये न्यूज आई थी, मैंने आप लोगों से कवर कर ली, अभी यहाँ पर ये आर्टिकल आ गया, तो एक नया एंगल मिल गया दूसरी तरफ का भी आप लोगों को। देखिए चीजें ना, जब आप लोग चीजों को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में आप लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन होगा कि यार क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एक बच्चा कह रहा है कि सर कई सारे आर्टिकल हो जाते हैं, इतने सारे आर्टिकल पढ़ना जरूरी है क्या। देखो यार सबसे बड़ी बात यह है कि स्टार्टिंग में आप लोग को ये आर्टिकल ज्यादा लग रहे हैं, जब आसानी से आप लोग चीजें पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो ये आर्टिकल आप लोगों को कम लगने लगेंगे। जैसे आप लोगों ने अक्सर किसी भी टॉपर को उठा लो, टॉपर को आप लोगों ने हमेशा ये बोलते हुए सुना होगा कि न्यूज़पेपर जो है वो 40-50 मिनट में जो है वो खत्म हो जाता है। 40-50 मिनट में वो कैसे खत्म हो जाता है, क्योंकि पूरा फोकस उनका रहता है एडिटोरियल के ऊपर में। एडिटोरियल ही मेन आप लोग बोल सकते हैं कि आत्मा है न्यूज़पेपर की। एडिटोरियल को आत्मा बोला जाता है टॉपर्स के द्वारा। 99% टॉपर आप लोग उठाकर देख लो देश के अंदर में, शायद ही कोई टॉपर ऐसा होगा जो कि न्यूज़पेपर के एडिटोरियल के बारे में बातें न करे। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो एडिटोरियल होते हैं ना, उनके अंदर में एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वो पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग को, जब आप लोग कल को चलकर IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, तो वहां पर वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आप लोगों को काम आएगा। आप लोगों का जो सोचने समझने का तरीका डेवलप करेगा। आप लोग कंप्यूटर थोड़ी ना यार, तोते थोड़ी ना, आप लोग चीजों को रटने आए हो, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रटने आए हो। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो इवन प्रीलिम्स में भी पूछनी अब बंद कर दी है यूपीएससी ने, वहां पर भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मांगता है यूपीएससी आप लोगों से। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि कुछ करो चाहे ना करो, पर एडिटोरियल नहीं छोड़ने हैं। चाहे पूरे न्यूज़पेपर को एक बार को टच मत करो, पर एडिटोरियल भी अगर पढ़ते रहोगे ना, तो इस बात की गारंटी देता हूं नैया पार हो जाएगी। मेरे पे ट्रस्ट नहीं आ रहा है तो आप लोग पुरानी किसी भी टॉपर का इंटरव्यू उठाकर देख लो। 11th टॉपर का देख लेना, लास्ट ईयर का, या टीना डाबी, अथानामी, मतलब जो भी आप लोगों को लगता है कोई फेमस टॉपर है वो देख लेना। हमेशा ये कहेगा कि एडिटोरियल मत छोड़ देना, एडिटोरियल पर आप लोगों का फोकस होना चाहिए। ओके। और पूरा अगर आप लोग अपने एग्जाम का पैटर्न देखोगे ना, वहां पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को ये देखने को मिलेगी, जो एडिटोरियल जो होते हैं वो आप लोगों को प्रीलिम्स के लिए भी तैयार करते हैं, वो आप लोगों को मेंस के लिए भी तैयार करते हैं, वो आप लोगों को इंटरव्यू के लिए भी तैयार करते हैं। क्योंकि जब आप लोग इंटरव्यू में बैठोगे ना, वहां पर जाकर आंसर दोगे, अगर एडिटोरियल आप लोगों ने अच्छे से कवर कर रखे हैं। रैंक 1 का नाम सुना है आप लोगों ने? अभी जो रैंक 1 थे, जो बेसिकली CAPF के अंदर में, उन्होंने इंटरव्यू लिया था उनका, मैंने, आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने क्या बोला था कि सर जो आप पढ़ाते हो वो वहां पर इंटरव्यू में बहुत काम आया। ये रीजन क्या है? बेसिकली रीजन यहां पर है कि कॉन्सेप्ट क्लियर आप लोगों को करने हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से बचना है,
तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एडिटोरियल को एक तरीके से आप लोगों को बहुत ही सीरियस लेना है, ठीक है। और यहां पर एडिटोरियल में सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है, आप लोग खुद सोचो। एक पर्टिकुलर दिन के अंदर में 5 से 6, 7, 8 एडिटोरियल आप लोगों के हो जाते हैं। ये जो एडिटोरियल होते हैं इसका मतलब है कि 5-6 लोग आप लोगों को पढ़ा रहे हैं बैठ के एक साथ में, और फिर मैं उनका पढ़ाया हुआ आप लोगों को डिक्टेट कर रहा हूं। तो इतनी सारे लोगों के द्वारा जब एक साथ में आप लोग पढ़ोगे तो फिर क्या होगा। पर लेकिन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में क्या होता है, वो मेनली काम आती है। जैसे छोटे एग्जाम हो गए, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर डायरेक्टली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछ लेंगे कि हाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले यहाँ पर कौन थे गवर्नर जनरल, ये डायरेक्टर जनरल, ये पूछ लेंगे। पर लेकिन यूपीएससी में क्या करेंगे, वो स्टेटमेंट बनाएंगे कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। इसके पीछे कई बार तो रीजन पूछ लेंगे यहाँ पर कि क्यों हमारे देश के अंदर में बनाई गई है। तो रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल होता है, इसीलिए एडिटोरियल स्टार्टिंग में ही कवर करता हूं, ताकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो स्टार्टिंग में ही आप लोगों का कवर हो जाए। वैसे पूरी वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वीडियो के एंड में रहती है, वो भी अच्छे से आप लोगों की सारी, मतलब एक तरीके से ये ना आप लोगों की इतनी बैलेंस डाइट है कि आप लोगों की तृप्ति कर देगी। किसी भी एग्जाम में जाकर बैठोगे याद करोगे, इस बात की गारंटी देता हूं, ठीक है। फीडबैक जरूर देना जैसी लगी वीडियो, और कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो, अपना ही घर है, सरमाया नहीं करते, ठीक है। दोस्तों अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा हमारे देश के अंदर में पार्लियामेंट के अंदर 33% रिजर्वेशन देने की बात की गई है महिलाओं को। क्यों? क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड जो भी कानून है उनको सिस्टमेटिक वे में पार्लियामेंट जो है उसमें नहीं रखा जाता था, या फिर बोले कि महिला जो कि हमारे देश का 50% के करीब पॉपुलेशन का पार्ट है, उससे रिलेटेड बातें जो हैं, मतलब उससे रिलेटेड जो उनके अधिकार हैं, उससे रिलेटेड जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है, वो पार्लियामेंट में देखने को नहीं मिलती थी। तो अब महिला जो है वहां पर अगर 33% जाएंगी तो बहुत सारे मैटर को जो है डील कर पाएंगी अच्छे से, खासकर जो महिलाओं के लिए। और यहां पर एक चीज और आप लोगों को देखने को मिलेगी कि अब बच्चों से रिलेटेड कानून भी आप लोगों को पार्लियामेंट में अच्छे लेवल पर डिबेट डिस्कस होते हुए, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि उनके ऊपर फोकस दिया जाए और अच्छे से वो चीजें ग्राउंड लेवल पर भी देखने को मिले। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बच्चों को तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते पार्लियामेंट में कि तुम अपने कानून बना लो, ठीक है। अभी मुद्दा क्या है, इसी टॉपिक से रिलेटेड ये काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में लिखा गया। देखो हम लोग अक्सर ना एक चीज पर जब फोकस करते हैं तो अक्सर दूसरी चीज को इग्नोर कर देते हैं, और इस आर्टिकल में ये बखूबी बहुत ही बेहतरीन तरीके से राइटर साहब जो हैं वो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टॉपिक है आज की डेट में जो हर तीसरा इंसान जिसके बारे में बात कर रहा है, और माना यह जा रहा है कि आने वाले टाइम में बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही दिखेगा काम करता हुआ, लोग नहीं दिखेंगे। पर लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा यहां पर यह है, ये देखना तो हम लोग सब चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या कर सकता है, पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पर ये भूल जाते हैं कि वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बच्चों के ऊपर क्या इंपैक्ट डालेगा। हमारे जो बच्चे हैं, खासकर जो कि देश का फ्यूचर है, आने वाले टाइम पे इस दुनिया का फ्यूचर है, उन बच्चों के बारे में हम लोग सोचना भूल जाते हैं। तो इसी के चलते ये आर्टिकल काफी तसल्ली में ये बताता है कि जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम लोग ढंग से लेकर चलेंगे तो ये हमारे देश की इकोनॉमी को 2025 तक, अभी 23 में बैठे हैं, लगभग 2 साल के अंदर अंदर ये 37.5 लाख करोड़ बूस्ट कर सकता है। ये इतना ह्यूज नंबर है जिसकी कुछ हद नहीं है, इतना लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डालेगा जिसकी कुछ हद नहीं है। पर लेकिन इस इंपैक्ट के साथ साथ में हमको ये भी देखना पड़ेगा कि बच्चों के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो उसी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आखिर आज ये आर्टिकल क्यों आ गया, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आज इस आर्टिकल को राइटर साहब डिस्कस कर रहे हैं? इसके पीछे कुछ रीजन है क्या? जी हाँ, इसके पीछे आप लोगों के लिए प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन भी है। वो क्या है? हमारा देश जो है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीपीआई बोला है, उसका हेड है। और अब की बार ये फर्स्ट एवर जो ग्लोबल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो मीटिंग होने वाली है अक्टूबर 14 से लेकर 15 तक, ये हमारे देश के अंदर में देखने को मिलेगी, जिसका नाम है ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेसिकली यूज किया गया एआई वर्ड, तो ग्लोबल इंडिया एआई 2023। तो ये पहली एक ऐसी मीटिंग यहां पर देखने को मिल रही है। इसकी वजह से इसके ऊपर डिबेट और डिस्कशन किया जा रहा है। अभी अगर आप लोगों को यहाँ पर सारी चीजें अगर आप लोगों को पता होगा, अपने आसपास में अगर आप लोगों ने बच्चों को ऑब्जर्व किया होगा, तो ये चीजें आप लोग जानते होंगे कि आज की डेट में पेरेंट्स इतने बिजी हैं अपनी लाइफ के अंदर में कि अक्सर बच्चों को क्या करते हैं, उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। इसी की वजह से आज की डेट में कार्टून दिखाने वाले चैनल जो है वो बहुत ही लार्ज स्केल पर देखे जाते हैं और ह्यूज व्यूअरशिप आती है उनके अंदर में, जस्ट बिकॉज ऑफ कि बच्चों के साथ में कोई खेलने वाला नहीं बचा है। 96% जो वॉच टीवी है आज के डेट में एवरेज अगर देखने को मिलेगा 14 आवर तक ये बच्चों से निकल कर आ रहा है। कंडीशन देख रहे हैं आप लोग यहां पर, और अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग आप लोगों को देखने को मिलेगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि आज के डेट में मोबाइल भी यूज कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं टैबलेट भी यूज कर रहे हैं। यानी कि आज की डेट में इंटरनेट जो है वो
मेल फीमेल के साथ साथ में बच्चों तक भी डायरेक्ट पहुंच रहा है। अगर वो बच्चा जिसको ये नहीं पता है बेसिकली कि ये जो सामने उसके ये प्रोडक्ट चल रहा है ये इतना खतरनाक है कि इंसानों से भी ज्यादा खतरनाक है, क्यों? क्योंकि वो बच्चे की सर्चिंग के बेस पर उसको प्रोडक्ट दिखाना स्टार्ट करेगा और उस सर्चिंग के बेस पर बच्चा पता नहीं क्या क्या देखता हुआ यहां पर पाया जाएगा। और वो बच्चे को ये भी नहीं पता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एल्गोरिदम जो है यहां पर ये इसके साथ में खेल रही है। तो उस बच्चे को काफी नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यहां पर यही बोली गई है कि हमारे देश में इसको लेकर कोई ना कोई कानून होना चाहिए कि इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि बच्चों को उस पर्टिकुलर चीज के लिए हम लोग कहीं ना कहीं लिमिट कर सके। और आज की डेट में देखो आप लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म देख लो उठाकर, उनमें लैंग्वेज देखो आज की डेट में किस लेवल का वल्गरिज्म प्रस्तुत किया जा रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर। शायद ही कोई ऐसा बेसिकली आज की डेट में सीरीज होगी, वेब सीरीज होगी जिसमें बेइंतहा लेवल की गाली न दी जाती हो। एडवर्टीजमेंट देख लो आप लोग किस किस तरीके से आज के डेट में दिखाई जाते हैं। ये सारी की सारी चीजें जब बच्चों के सामने बिना फिल्टर के आएंगी तो उस बच्चे के माइंडसेट पर क्या इंपैक्ट डालेंगी? क्या वो बच्चा उतनी कॉग्निटिव स्किल जो है वो जनरेट कर पाएगा आने वाले टाइम में? अपने फ्यूचर के पॉइंट ऑफ से वो सोच पाएगा? आज की डेट में किसी से पूछो ना, पहले पूछते थे कि क्या बनना चाहते हो, कोई आईएएस बनना चाह रहा है, कोई आईपीएस बनना चाह रहा है। अभी रिसेंटली सर्वे किया गया, उसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, मतलब वो यूट्यूब पर आने चाहते हैं, वो इंस्टाग्राम पे रील बनाना चाहते हैं। ये एक ऐसी चमक आज की डेट में सबको दिखाई दे रही है जिसमें ये लगता है कि हाँ बस इससे अच्छा कुछ है नहीं है। पर लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उन्हें कहते हैं कि चीजें उतनी ही सही हैं जितनी इंसान पचा पाए, वरना दिक्कतें भी देखने को बहुत ज्यादा आप लोगों को मिलेगी आज की डेट में। तो उसी के चलते राइटर जो हैं वो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस चीज को थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में देखा जाए कि आज की डेट में इन चीजों को डील किया जाए। क्योंकि हम लोग ये तो देख लेते हैं कि बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, पर ये कोई नहीं देख रहे हैं कि बच्चों के मेंटल पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, मेंटल हेल्थ। कई सारे बच्चे किस तरीके से उसके साथ में डील कर रहे हैं, कितनी मिस इन्फॉर्मेशन उनके पास में आ रही है। मिस इन्फॉर्मेशन इतनी आज की डेट में देखने को मिलेगी, हर दूसरी न्यूज जो है आज के डेट में फेक रहती है। इवन पीआईबी जो हमारे देश की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको इसके लिए अलग से फैक्ट चेकर रखना पड़ा, ये प्रस्तुत करना पड़ता है उसको बार बार कि ये न्यूज जो है फेक है। इससे आप लोग अंदाजा लगाइए कितनी ज्यादा लार्ज स्केल पर फेक न्यूज जो है वो आज की डेट में दुनिया भर में घूमती आप लोगों को तैरती हुई नजर आती हैं। इवन आप लोग अगर देखोगे ना आज की डेट में इंसानों का फेस चेंज करके जरा सी देर में किस तरीके से बना दिया जाता है। याद होगा अभी जब बहुत सारी महिलाएं थी जो खासकर रेसलर थी, वो प्रोटेस्ट कर रही थी तो वो यहाँ पर उन्होंने अपनी एक पिक्चर खींची, सेल्फी थी उसमें जिसने सारी वो एक बस के अंदर बैठी हुई थी और वो सेल्फी में वो बेसिकली नाराज थी। वो यहाँ पर एज ए प्रूफ के तौर पर वो सेल्फी ले रही थी, पर लेकिन किसी ने उस सेल्फी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू चेंज कर उनको हंसते और मुस्कुराते हुए दिखा दिया कि ये दिखाने के लिए तो बाहर प्रोटेस्ट कर रही हैं, अंदर देखो कितना मजे ले रही हैं, सेल्फी खींच रही हैं। तो ये क्या था? ये एक पूरा नैरेटिव ही चेंज कर दिया उस पर्टिकुलर सिचुएशन का। तो ये है आज की डेट में कि किस तरीके से आप लोग किसी पर्टिकुलर इमेज को जो कि दिखा कुछ और रही है उसके साथ में चेंज कर किसी और के साथ में किसी और को सेट कर दिया पिक्चर के अंदर में, उसको वायरल कर दिया, किसी के कपड़े उतार कर किसी और का चेहरा लगा दिया ऊपर, उसको वायरल कर दिया। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं वीडियो गेम सोशल मीडिया में ऑलरेडी इतने एडिक्टेड थे, अब यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये एनालिसिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसका ह्यूज इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो इसको किस तरीके से आज की डेट में हम लोग देखते हैं, सारी चीजें फ्री, हम लोग फ्री मीडियम के बारे में बात करते हैं ना। ट्विटर खरीदा इलोन मस्क ने, उसमें बोला क्यों खरीद रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि चीजें जो हैं वो लोगों तक फ्रीली पहुंचे, उसके ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। ये समझिए आप लोग यहाँ पर। तो ये सारी जो चीजें चल रही है, मिस इन्फॉर्मेशन हो रहा है, इसकी वजह से लोग जो है वो रात को सो नहीं पा रहे हैं, रातों रातों सोर्स चटका रहे हैं, रील चटका रहे हैं। तो बड़ों की बात कर रहा हूं, सोचो बच्चों के लिए कितना इंजॉयमेंट होगा जो कि यहाँ पर इसको समझ ही नहीं पा रहे, उनके लिए तो एडिक्शन हो जाएगा बहुत तकड़े वाला यहाँ पर। और उसके चलते उनके साथ में उल्टी सीधी हरकतें, ऑनलाइन बुलिंग वगैरह, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। बहुत सारी एक तरीके से स्ट्रेस उनकी जिंदगी में आएगा, क्योंकि रात को प्रॉपर सोएंगे नहीं, सुबह कैसे अपने स्कूल में जाएंगे। आप लोग खुद सोचो, होमवर्क कर नहीं रहा है बच्चा, कैसे अपनी लाइफ में वो आगे चलेगा। वैसे ही आउटडोर गेम जो है, कुछ तो हमारे पास में स्टेडियम नहीं रहे, खेलने के लिए ग्राउंड नहीं रहे, और वैसे आज के डेट में इंडोर चीजें चल रही हैं। और इंडोर में भी इतना हो जाएगा कि वो अपने कमरे में पड़ा पड़ा अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, बाहर तक निकलने की जरूरत नहीं है। वो फ्रेंड तक नहीं बनाता हुआ नजर आएगा। नॉर्मली स्कूल में कॉलेज में जाते हैं लोग तो फ्रेंड्स बनाते हैं, दूसरों के साथ में मिलते हैं, किसी के साथ में एग्रीमेंट होता है, किसी के साथ में डिसएग्रीमेंट होता है, कुछ कुछ नई चीजें सीखते हैं, ये सारी चीजें चलती हुई नजर आती हैं। पर ये सारी चीजें आने वाले टाइम में बिल्कुल खत्म होने वाली है, जैसा माहौल यहां पर अभी फिलहाल के टाइम पर देखने को मिल रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगी, गवर्नमेंट इसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी अब तक कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है। यानी कि जिसने बच्चे पैदा किए वो अपने बच्चे को देख लो कि बच्चा क्या कर रहा है। पेरेंट्स की कोई गवर्नमेंट की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है इनडायरेक्टली जो है
वो पेरेंट्स के ऊपर डाल दी। और पेरेंट्स के ऊपर क्या डाल दी, इनडायरेक्टली देखो तो बच्चे के ऊपर ही आ गई ना वो, क्योंकि अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसी आ जाए मोबाइल के अंदर में कि इससे ज्यादा बच्चा कुछ सर्च नहीं कर पाएगा, इससे ज्यादा बच्चा आगे नहीं आ पाएगा, तो यहां पर पेरेंट्स का थोड़ा सा टेंशन खत्म हो जाएगी। डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोग सुन रहे हैं अभी, उसी के बारे में मैंने आप लोगों से भी बात किया कि बिना हंसे हुए चेहरे को भी हंसता हुआ दिखा दिया। आप लोग देख रहे हैं यहां पर किसी इंसान की जिंदगी को कितना ज्यादा एक तरीके से डाइवर्ट कर सकता है, यानी कि एक तरीके से इस तरीके से फेक बनाया जा सकता है कि इंसान को किसी इंसान के चेहरे से कन्वर्ट कर कर किस तरीके से चीजें प्रेजेंट की जा सकती है, वो एक नेक्स्ट लेवल की चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। हीरो हीरोइन का चेहरा किसी और को लगा दिया, बहुत सारी ऐसी चीजें वायरल भी होती हैं आज की डेट में। तो ये सारा का सारा जो कमाल है ना, ये सारा का सारा माहौल बिगाड़ता हुआ आप लोगों को आज की डेट में नजर आ रहा है। तो इसीलिए यहां पर हमारे देश के अंदर में एक कानून अभी रिसेंटली लेकर आया गया जद्दोजहद के साथ में, डेटा प्रोटेक्शन लॉ। वो अभी भी यहां पर देखो तो पेरेंट्स को बेसिकली रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है, जबकि जो प्लेटफॉर्म डिजाइन कर रहे हैं उनको तो एल्गोरिदम ऐसी बनाना उनके लिए बेसिकली फायदेमंद रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके ऊपर टिके रहें। आप लोगों ने देखा होगा फील करना, अब तक अगर फील नहीं किया है, इंस्टाग्राम पर जाना और रील चटकाना स्टार्ट कर देना। 1-1 मिनट की रील जो है 1 घंटे तक चटकाना, और उसके बाद में देखना रुक कर 5 मिनट कि उनमें से 1-1 घंटे की 60 मिनट की जो वीडियो आप लोगों ने देखी है, फिर कोई 30 मिनट की देखी है 1 घंटे तक, तो उसमें से कितनी सेकंड आप लोगों के याद है। मैं गारंटी देता हूं कुल मिला के 1 से 1.5 मिनट का कंटेंट आप लोगों को याद नहीं मिलेगा। तो ये सबसे खतरनाक चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी कि लोगों का सोचने का स्पैम जो है वो इतना छोटा होता जा रहा है कि बड़ी वीडियो थोड़ी सी हो जाए तो कई सारे बच्चे तो इसके नीचे कमेंट करने लगते हैं कि सर इतनी बड़ी वीडियो कैसे बना दी। क्यों भाई, ये पढ़ाई की वीडियो है, क्योंकि पढ़ने में किसी का मन नहीं लगता है। ऐसी कंडीशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो मतलब एक तरीके से हर एक जगह इंसान जो है वो आज की डेट में उसके अंदर पेशेंस कम होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो इसलिए जरूरी है कि इन चीजों को थोड़ा सा टैकल किया जाए। जो बच्चे हैं उनको कैसा डेटा दिखना चाहिए, वो पर्सनलाइज फॉर्म में आना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? क्या कोई कर रहा है? कोई कर ही रहा होगा यार, जब भी राइटर इतने उत्सुक हो रहे हैं कि कोई तो कर रहा है यार, तुम भी कर लो। राइटर इसीलिए तो सजेशन देना चाह रहे हैं। तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि ऑलरेडी कैलिफोर्निया के अंदर में उनके द्वारा कानून लेकर आया गया जिसको बोला गया कैलिफोर्निया एज एप्रोप्रिएट डिजाइन कोड एक्ट, जिसमें यहां पर यह रखा गया बेसिकली एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, एज रिलेटेड एप्रोप्रिएट कंटेंट दिखाया जाए, बच्चों को वही कंटेंट दिखाया जाए जो यहां पर उनके लायक है। और ये ओनली कैलिफोर्निया नहीं किया है, इवन यूनिसेफ खुद इसके लिए यहां पर गाइडलाइन लेकर आ चुका है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में आएगा तो बच्चों को ध्यान रखकर आप लोगों को काम करना है। तो यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड ये इसके ऊपर फोकस कर रहा है, इवन यूनिसेफ भी। यूनिसेफ की फुल फॉर्म बताइए, देखता हूं कौन कौन बता पाता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये देखने को मिल रही है कि बच्चों के बारे में सोचना जरूरी है, ना कि बस अपने बारे में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी और देश को इतना ज्यादा फायदा पहुंचा कर जाएगी। वो एक सेल्फिश तरीका हो गया चीजों को सोचने का। फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचना होगा। इवन ऑस्ट्रेलिया ने ऑनलाइन सेफ्टी यूथ एडवाइजरी काउंसिल यहां पर इसके लिए बनाई, जिसके चलते इनएप्रोप्रिएट कंटेंट जो है वो बच्चों तक नहीं पहुंचना चाहिए। और इसके लिए मोर रेस्पॉन्सिव और ज्यादा कानून की जरूरत है ताकि इन चीजों को ढंग से लेकर चला जा सके। तो अलग अलग देश इसके बारे में सोच रहे हैं। चाइना जो कि दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट है आप लोगों को गेम खिलाने वाली, सबसे ज्यादा गेम बेचने वाली, वो कंट्री खुद अपने बच्चों को रेगुलेट करके रखती है कि कितने घंटे उनको बेसिकली वीडियो गेम खेले जा सकते हैं। समझ रहे हो? मतलब दूसरे को तो बर्बाद कर दो और पैसे कमा लो दबाकर और अपने बच्चों को आबाद कर लो। तो ऐसे ऐसे घटिया भी आप लोगों को लोग यहां पर नजर आएंगे, जबकि उनके फोन है, उनकी टेक्नोलॉजी है, तो उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। अगर एज ग्रुप ये है तो उसके लिए इतना ही अलाउ किया जाएगा, ये तो दुनिया भर में सारे फोन में किया जा सकता है। तो ये कुछ ना कुछ प्रोविजन लाना पड़ेगा। इसके लिए हमारे देश के अंदर में या दुनिया भर में कोई कानून होना चाहिए सिस्टमैटिक वे में, ताकि इन चीजों को ध्यान में रखते हुए बच्चों पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो देखा जा सके। बाकी इससे आप लोग क्या सहमत है इस चीज से? अगर इसके बारे में आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग इसको कैसे देखते हैं? आप लोगों से किसी ने इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया या फिर आप लोगों से मैं यहां पर कुछ पूछने लगूं कि और क्या तरीके हैं ताकि इसको रेगुलेट कर कर बच्चों को इससे दूर रखा जा सके या फिर लिमिटेड अरेंजमेंट की जा सके। तो आप भी कल को एक यूपीएससी एस्पायरेंट हो, कल को चलकर आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, तो कई सारे केसेस आप लोगों के सामने आएंगे इस तरीके के। तो उसको लेकर आपका भी कुछ ना कुछ व्यू होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा सोचो इसके बारे में और अपना व्यू भी आप लोग यहां पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि क्या सोचते हो आप लोग इसके बारे में। और लिखना कोई माँ के पेट से नहीं सीखता है, छोटी छोटी चीजें सोचो, लिखना स्टार्ट करो, उसी से चीजें आगे बढ़ती हैं। तो इसलिए जो भी हुआ करे मन में लिख दिया करो, ठीक है? ये मत सोचो कि यहाँ पर धुरंधर बैठे हैं सब ऐसे ही अपने जैसे ही, तो शर्माना नहीं है, ठीक है? कुछ बच्चे ना शर्माते रहते हैं, जैसे देख रहा था मैं, एक बच्चा कह रहा है कि पहली बार कमेंट कर रहा हूँ। यार अगर कमेंट नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, तो कैसे आप लोग चीजों को समझ पाओगे? तो उस चीज को लिखा करो ताकि आप लोग के अंदर का एक तरीके से थोड़ा सा हेजिटेशन भी निकले और लिखने की प्रवृत्ति डालो, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है आगे, ठीक है? यही आप लोग को ऑफिसर बनाने वाली है। ओके, बाकी फीडबैक जरूर देना कैसा लगा आर्टिकल। दोस्तों ये एक ऐसा आर्टिकल है जो कि कई दिनों से न्यूज़ में है। एक दिन थोड़ा सा इसके बारे में हल्की सी इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी
कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बोला है कि हमारा आधार कार्ड जो है उसका डेटा जो है वो सिक्योर नहीं है और वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचा रहा है। जैसे अगर कोई एमजी नरेगा के अंदर में वर्कर है तो उनको प्रॉपर उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है, या फिर कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम में ज्वाइन है तो उनको प्रॉपर उनका फायदा नहीं मिल पा रहा है। आधार को कनेक्ट करने की बात की जा रही है पैन कार्ड के साथ में, आधार को ही कनेक्ट करने की बात की जा रही है हमारी वोटर आईडी के साथ में, उससे कंफर्म करके ही आप लोग जो है वो वहां पर अपनी वोट डाल पाओगे। तो जब हमारे देश के अंदर में डिजिटल चीजों को लेकर इतना बड़ा रिवॉल्यूशन चल रहा है, उसी टाइम यहाँ पर एक रिपोर्ट निकल कर आती है, और ये जो रिपोर्ट है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मूडीज। इसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, इसके ऊपर कल भी आर्टिकल थे, परसों भी आर्टिकल थे, पर अभी आ गया है आप लोगों के सामने एडिटोरियल। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप लोगों की बेसिक इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को पता चल जाएगी और राइटर इसके बारे में क्या सोचते हैं वही पता चल जाएगा। यानी कि अब ये आप लोगों का एक कंप्लीट आर्टिकल होगा। अभी हमारे देश के अंदर में जो सरकार है उन्होंने बोला था कि जो भी बातें हैं यहाँ पर ये फालतू की बातें बोली जा रही है, तो सेंटर ने बोला कि बिलियंस ऑफ इंडियन ट्रस्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, कोई भी डेटा का ब्रीच नहीं हो रहा है। ये हमारे देश की गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर रिप्लाई किया गया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है उसके द्वारा, जब ये रिपोर्ट सामने निकल कर आई। तो जो मैं आप लोगों को यहाँ पर डेटा बताने जा रहा हूँ वो डेटा जो है अभी यहाँ पर दोनों की साइड से डिबेट और डिस्कशन हो चुका है, तो दोनों की तरफ से आप लोग यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि दोनों ने क्या क्या बोला। पहले हम लोग बात करते हैं जैसे ये रिपोर्ट निकल कर आई उसके बारे में और फिर चीजों को आगे लेकर चलेंगे। अभी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या निकल के आता है, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये निकल कर आता है कि इस रिपोर्ट का नाम क्या है। तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एंड डिजिटल एसेट्स, तो ये इसका नाम रखा गया इनके द्वारा। तो ये जो रिपोर्ट है ये किसकी है, ये है बेसिकली ये यूएसए की एक एजेंसी है, एक रेटिंग एजेंसी। रेटिंग एजेंसी क्या होती है, जो कि रेट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका काम होता है चीजों को रेट करना कि ये चीज सही है, इसको 1 नंबर दे दिया, ये थोड़ी सी कम है, इसको 2 नंबर दे दिया। इससे फायदा क्या होता है, इससे ये फायदा होता है रेटिंग एजेंसी जब यहाँ पर रेट कर देती है तो कहीं ना कहीं आप लोग उसके साथ में कनेक्ट कर पाते हैं कि ये चीज अच्छी है। जैसे देश के अंदर में मान लीजिए किसी को आज की डेट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है और मैं लिस्ट तैयार कर दूं कि टॉप 10 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यार ये हैं, उसके ऊपर रिसर्च करके स्टडी करके, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग को आसानी रहेगी कि हाँ यार इसमें एडमिशन लिया जा सकता है। तो ये ऐसे ही करती है, किसी को अगर जाकर कहीं पर अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पर इसका काम ये रहता है कि उसके लिए एक रिपोर्ट तैयार कर दे कि ये फेवरेबल कंट्री यहाँ पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को इसका पर्पज देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो यहाँ पर इसमें उतार दिया गया है एक छोटी सी स्लाइड के अंदर में। ये अभी आप लोग समझिएगा, मूडीज की रिपोर्ट आई यहाँ पर, तो यहाँ पर मूडीज इन्वेस्टर सर्विस है जिसके द्वारा यहाँ पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट का टॉपिक यानी कि टाइटल है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एंड डिजिटल एसेट्स। तो ये हो गया आप लोग के लिए कोई फैक्चुअल क्वेश्चन जो कि वनडे टाइप एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। मेन सब्जेक्ट क्या है कि आधार इंडिया का जो डिजिटल आईडी सिस्टम है उसके ऊपर इनके द्वारा अपनी बातें रखी गई है। बातें क्या रखी गई है कि सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, मतलब ये सेंट्रलाइज है नेचर में, एक तरीके से लोगों का सारा डेटा इकट्ठा करके रखता है और सेंटर जो है वो यहाँ पर इसके अपने कंट्रोल में इसको रखता है पूरे सिस्टम को अंदर में। तो इसकी वजह से यहाँ पर कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है, जैसे कि इसके अंदर में आप लोगों को पता है हमारी आंखों को भी स्कैन किया गया है जब आधार का डेटा तैयार किया गया, हमारी फिंगरप्रिंट को स्कैन किया गया है। तो ये कहने का मतलब ये बोल सकते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का ये पर्टिकुलर आईडी बन गया है, अगर वो फेक तरीके से न क्रिएट किया गया हो, तो ये एक मोस्ट ऑथेंटिक आईडी है आज की डेट में हमारे देश के अंदर में। तो बायोमेट्रिक इशू कई बार आ जाते हैं। अगर कोई एमजी नरेगा के अंदर में कोई वर्कर जो है वो काम कर रहा है, सोचो यहाँ पर, ठीक है, उसको बेनिफिट मिलना है तो वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर कई बार उनको जो सर्विस मिलनी चाहिए, जो खासकर मैनुअल लेबरर हैं, उनको सर्विस नहीं मिल पाती है, और खासकर जो हॉट क्लाइमेट्स के अंदर में काम करने वाले जो लोग हैं उनको दिक्कत देखने को मिलेगी, उनकी देह की धाड़ी मजदूरी उनको अगर नहीं मिलेगी तो कितनी बड़ी दिक्कत यहाँ पर निकल कर आती है। तो इसलिए जरूरी है इस चीज को थोड़ा टैकल करना। गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट कर रही है इस सर्विसेज को ताकि लोगों को फायदा पहुंच सके, पर लेकिन इसका अपोजिट ही हो रहा है, यानी कि गवर्नमेंट तो पुश कर रही है कि लोगों तक ये चीजें पहुंचे, पर लेकिन इन रियलिटी में ये लोगों तक पहुंचकर उसको नुकसान पहुंचा रही है, उनकी सर्विस उन तक नहीं मिल पा रही है। ये इस रिपोर्ट के अंदर में बातें रखी गई हैं। और वो रिपोर्ट जो है जो यहाँ पर ये प्रस्तुत की गई है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इन्होंने हमारे देश के अंदर में जो खुद हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको आप लोग कैग बोलते हो, उसकी रिपोर्ट को भी मेंशन किया है कि खुद कैग ने ये बोला है
कि आधार का डेटा जो है वो डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी लैब्स उसमें देखने को मिलेगी। यानी कि जो आप लोग के फिंगरप्रिंट्स, आइरिस स्कैन ये सब इकट्ठे किए गए हैं, वो अगर कल को चलकर कोई चोरी कर ले तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों के बैंक के अंदर में सारे आप लोगों का बेसिकली फिंगरप्रिंट्स वगैरह आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कई सारी ऐसी चीजें आजकल में सिम कोई लेते हो वहां पर आप लोग फिंगरप्रिंट आप लोगों के लगते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि इससे इंसान का डेटा काफी ज्यादा ब्रीच हो सकता है और इवन उसकी जिंदगी भर की जो मेहनत की कमाई है वो भी एक तरीके मिनटों में गायब हो सकती है। साउथ इंडिया में बड़ी शानदार मूवी है इसके ऊपर में, जो मैंने आप लोगों को रिकमेंड भी की थी। अभिमन्यु है ना शायद मूवी का नाम, रिटर्न्स ऑफ अभिमन्यु। ठीक है, मूवी देखिएगा आप लोग के चक्षु खुल जाएंगे। इस मुद्दे के ऊपर आप लोगों को खुद भी देखना और घर वालों को भी दिखाना, किस किस ने देख रखी है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। तो अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हमारे कंट्री के अंदर में जो संविधान के अंदर में किस आर्टिकल से रिलेटेड है यहाँ पर और किस पार्ट में इनके बारे में लिखा गया है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, आप लोग को बतानी है। अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है कि यहाँ पर ये रिकमेंडेशन दी जा रही है कि इसके अंदर में कहीं ना कहीं जिस तरीके से चीजें चल रही हैं कि हम लोग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपने देश के अंदर में डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके चलते चीजों को रिव्यू करना, मॉडिफाई करना, सही तरीके चीजों को लेकर चलना, तो हमारे आने वाले टाइम में इलेक्ट्रोल जो एक तरीके से वोटिंग सिस्टम के अंदर में इसको लेकर आना, एमजी नरेगा का पेमेंट करना, तो ये एक ऐसी डेटा होना चाहिए जिसको ढंग से रखा जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से होना चाहिए जिसकी सिक्योरिटी किया जा सके, क्योंकि प्राइवेसी का जो हनन होना है ना वो खतरनाक है आज की डेट में। यानी कि एक तरीके से प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है। जब आप लोग पार्ट 3 के अंदर जाते हो संविधान के अंदर में, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक प्राइवेसी के बारे में आप लोगों से बातें कहां पर की जाती है, आर्टिकल 21 के अंदर में, जो टोटल हमारे फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार है। तो इसलिए यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राइटर भी यहां पर ये बोल रहे हैं कि हम लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि इसकी इंपॉर्टेंट कितनी है, तो कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यू करना चाहिए और मॉडिफाइड करना चाहिए आधार बिफोर कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। यानी कि पता चला डेटा तो सबका इकट्ठा कर लिया, उसको सिक्योर ही नहीं कर पा रहे, उसको सेव ही नहीं कर पा रहे, लोगों की प्राइवेसी का हनन हो रहा है, लोगों को सर्विस नहीं मिल पा रही है। किसी बच्चे को ये भूख की वजह से मरते हुए देखा है, अभी रिसेंटली ऐसा ही एक केस निकल कर आया था, आई थिंक झारखंड से। उसका आधार कार्ड जो है, उसका राशन कार्ड का सिस्टम जो था वो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ में कनेक्ट नहीं था और भूख की वजह से उसकी जान चली गई। और ये इतना बड़ा इशू बना था जिसकी कुछ हद नहीं है और बनने लायक भी है। अगर भूख की वजह से जान चली जाना वो भी इसकी वजह से क्योंकि उसका आधार कनेक्ट नहीं था, तो ये लानत है फिर ऐसी स्कीम के ऊपर में, तो उसके ऊपर काम करना बनता है। पर लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितनी बेइज्जती कर रही है उतना बेकार ये है नहीं है। ये बहुत ही शानदार सिस्टम है, बस थोड़ा सा हम लोग को सतर्क रहना है, अपना डेटा को ब्रीच न होने दें, सिक्योरिटी का हनन न हो, तो इसके चलते प्राइवेसी जो है उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस न हो। तो ये वन ऑफ द बेस्ट आइडिया आप लोग बोल सकते हो आज तक की हमारे देश के अंदर में। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लेकर चलना है। तो ये राइटर बोले कि थोड़ा सा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा दी जाए अच्छे से, ताकि आगे फ्यूचर में ये और ज्यादा बढ़ने ही वाला है। हम लोग जैसे जैसे इसको बढ़ा रहे हैं, पर उससे पहले इसकी नींव जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी इस आर्टिकल के अंदर। ये आर्टिकल आप लोगों को कंप्लीट हो गया। अभी आप लोगों से थोड़ी सी मुझे बात करनी है। कई सारे बच्चे जो हैं उन्होंने घमासान मचा रखा है कि सर पीडीएफ नहीं मिल रही है, सर पीडीएफ को पेड करने जा रहे हो क्या, पता नहीं क्या क्या बातें बोली जा रही है मतलब एक तरीके से कि सर पैसे कमाने पे लग गए हो क्या, ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही हैं। देखो यार एक बात आप लोगों को बताऊं, अगर मैं कोई भी काम करूंगा तो एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होगी कि आप लोग नहीं कहते कि आप लोगों का कभी ट्रस्ट ब्रेक नहीं करूंगा एटलीस्ट। ठीक है, तो ये इतना तो आप लोग विश्वास कर सकते हो। अभी कई दिनों से एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं कि आप लोगों को किस तरीके से बेसिकली डेटा प्रोवाइड कराया जाए। एक तो यह है कि पूरा का पूरा आर्टिकल जो है ये इस टेबल की फॉर्मेट में आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाए, तो टीम इसके लिए काम करती है पूरी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर इस तरीके से दे दिया जाए, या फिर आप लोगों को टेलीग्राम पर डायरेक्ट प्रोवाइड करा दिया जाए जिससे कि आप लोग वहां से उसको सर्च कर पढ़ सकें, या फिर आप लोगों को पीडीएफ में अलग अलग हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड कराया जाए। तो उसके ऊपर हम लोग डिबेट और डिस्कस कर रहे हैं काफी लार्ज स्केल पर, क्योंकि एक बार अगर ये सिस्टम हम लोगों ने सेट कर दिया ना, ये इतना बेनिफिशियल आप लोगों के लिए होगा कि आप लोगों को बहुत ही आसानी रहेगी चीजों को कलेक्ट करने में, चीजों को रिवाइज करने में। तो उसके लिए पूरा एक सिस्टम तैयार करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके चलते मैं सोच रहा हूं कि करंट अफेयर का आप लोगों का एक ऐसा वन स्टॉप सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाए कि इसके लिए एक ही वीडियो के अंदर में एक ही पर्टिकुलर एक जगह पर सारी चीजें ऐसी मिल जाएं कि आप लोग अगर करंट अफेयर को लेकर देश के अंदर में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, तो वो आप लोग की यहां पर पूर्ति हो जाए, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरीके से तो हर एक लेवल की चीजें कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग भी अपना सजेशन दे सकते हैं। सारी चीजें तैयार हो रही है, काफी हद तक चीजें तैयार हो चुकी हैं, तो जैसा आप लोग बोलोगे वैसा प्रोवाइड करा दिया जाएगा।
तो इस तरीके से थोड़ा सा बस पेशेंस रख लीजिए आप लोग, ठीक है। ट्रस्ट करो, कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा करने जा रहा हूँ जो अब तक नहीं किया है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है यार, ठीक है। वरना सारी चीजें पहले से जिस तरीके चल रही थी प्रोवाइड कराने में 1 सेकंड लगती, तो थोड़ा सा पेशेंस भी रखिए। कहते नहीं कि सब्र का फल मीठा होता है, तो इतना मीठा होगा कि आप लोगों को चखने में मजा आएगा, इस बात की गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, ठीक है। और फीडबैक जरूर दे दिया करो, लाइक या डिसलाइक कर। ये आप लोगों का बेसिकली एक प्यार है, जो टीम इतनी मेहनत करती है, सारी चीजें जो आप लोगों के सामने आ रही है, तो टीम को भी कॉन्फिडेंस मिला रहता है आप लोगों की सपोर्ट से। और टीम के बारे में भी, मेरे बारे में तो अच्छी अच्छी बातें लिखते रहते हो, टीम के बारे में भी लिख दिया करो एक आधा शब्द, ठीक है। तो अच्छे से चीज़ों को अप्रिशिएट करो यार, इतना बेसिकली इस टाइम पर इस तरीके से चीज़ें तैयार कर आप लोगों के सामने लाई जा रही हैं, ये बहुत ही बड़ा एफर्ट लग रहा है इसके पीछे, तो ये आसान काम नहीं है। तो थोड़ा सा इसके लिए आप लोग इसको बेसिकली पेशेंस के साथ में रखिए, सारी चीज़ें अच्छे से लेके चलेंगे, ठीक है। कोविड-19 का कहर दुनिया कभी भूलेगी नहीं, पर लेकिन फिर भी क्या आप लोगों को पता है कि कोविड-19 से दुनिया भर में कितने लोगों की जान गई? चलिए ऑप्शन देता हूँ, 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। ऑप्शन नंबर 1 5 करोड़, ऑप्शन नंबर 2 6 करोड़, ऑप्शन नंबर 3 7 करोड़, ऑप्शन नंबर 4 8 करोड़। तो अपना आंसर बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कितने लोगों की जान गई होगी दुनिया भर में कोविड-19 की वजह से। या फिर अगर बात करूं तो इंडिया के अंदर में कितनी जान गई होगी। अभी यहाँ पर जो आने वाले टाइम में जो सिचुएशन बन रही है उसको ध्यान में रखते हुए ग्लोबल लेवल पर अभी यहाँ पर वार्न किया जा रहा है कि कोविड-19 तो ना के बराबर था, ऐसी सिचुएशन आने वाली है आने वाले टाइम पर। और इसका मेन रीजन क्या बनेगा, वो बनेगा क्लाइमेट चेंज। अच्छा, आप लोगों को क्लाइमेट चेंज की बेसिक डेफिनेशन पता है कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है? सुना तो बहुत है क्लाइमेट चेंज सुनते रहते होंगे, पर लेकिन है क्या क्लाइमेट चेंज आखिर? क्लाइमेट चेंज को बड़ा ही सिंपली डिफाइन अगर किया जाए तो ये बोला गया कि ए चेंज इन द एवरेज कंडीशन सच एज टेम्परेचर एंड रेनफॉल इन ए रीजन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। समझ में नहीं है? नॉर्मली अगर कहीं पर कोई बारिश हो रही है या फिर एक टेम्परेचर हो रहा है, एक एवरेज चला हुआ रहा है, पर लेकिन उस एवरेज में चेंज हो जाना, यानी कि बहुत ज्यादा बारिश हो जाना या फिर बहुत कम बारिश हो जाना, तो ये होता है रियलिटी में क्लाइमेट चेंज। आप लोग सोच रहे होंगे यार ये है ही क्या, ठीक है कभी बारिश कम हो गई कभी बारिश ज्यादा हो गई, कौन सी बड़ी बात है? ये इतनी बड़ी बात है कि एक नॉर्मल इंसान जो है वो इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि कितनी ज्यादा खतरनाक चीज हो सकती है। एक छोटा सा एग्जांपल देकर मैं आप लोगों को समझाता हूं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आसपास में जहां पर भी आप लोग रहते हैं कि यार मच्छर की वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा रही है यार, एक तरीके से नहीं, बहुत सारी बीमारी फैल गई मच्छर की वजह से। एक छोटा सा मच्छर जो कि आप लोगों के बीच में बचपन से आप लोगों ने देखा होगा, वो इतनी बीमारियां फैलाता है जो सारी की सारी आप लोग देखो, ये जीका हो गया, चिकनगुनिया हो गया, जापानीज इंसेफेलाइटिस हो गया, ये सारी की सारी जो बीमारी है ये मच्छर जनित बीमारी कहलाती है। यानी कि आपके बीच में रहने वाला एक छोटा सा मच्छर ये हर साल हजारों लाखों लोगों की जान लेकर चला जाता है। अपने देश की बात नहीं कर रहा हूं अकेले, मैं दुनिया भर की बात कर रहा हूं। और ये अकेला मच्छर जो है ये क्लाइमेट चेंज से बहुत ह्यूज इंपैक्टेड होता है। सर्दियों में आप लोगों को कोई मच्छर अपने कान में भिनभिनाता हो आप लोगों को रात में नहीं सुनेगा, शायद ही सुनेगा, पर लेकिन गर्मियों में शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जिसको इनके गाने नहीं सुनाई देते हो। तो इससे अंदाजा लगाइए। पर अभी क्या हुआ है, अभी यहां पर एक रिपोर्ट आई है जो रिपोर्ट बता रही है चौंकाने वाले आंकड़े। रिपोर्ट का नाम है इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो रिपोर्ट है इसने अभी फिलहाल ये बताया कि जिस पैटर्न में चीजें चला करती थी वो पैटर्न सारे डिस्ट्रॉय हो गए। पहले लगा करता था कि यार मच्छर जनित बीमारी जो है साल में एक बार आएगी, अब वो 3-3 बार आप लोगों को देखने को मिल रही है। मतलब कंडीशन ये हो गई है कि जिस तरीके से बारिश का पैटर्न चेंज हो रहा है उसी तरीके से हमारे आसपास में जिसमें हम लोग एरिया में रहते हैं वहां पर बीमारियों का पैटर्न भी आप लोगों को चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये अपने ही आप में एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको सोचकर भी आने वाली जनरेशन अंदाजा नहीं लगा सकती कि कितने सारे लोगों को ये अपनी चपेट में ले सकती है या फिर कितने सारे लोगों की जान जा सकती है। क्यों? क्योंकि जब एक साइकिल डिस्टर्ब होती है ना तो वो बहुत सारी चीजों को डिस्टर्ब करके जाती है, क्योंकि बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है जो टेम्परेचर, बारिश या फिर सूखा पड़ना इनके बीच में और यहाँ पर डिजीज के बीच में यानी कि बीमारियों के बीच में। क्योंकि कई सारे ऐसे जो कीट पतंगे, जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया पनपते हैं यहाँ पर इस ड्यूरेशन में जब बारिश होती है या फिर बारिश नहीं होती है या फिर टेम्परेचर बढ़ता है या फिर टेम्परेचर कम होता है। तो इसलिए आने वाले टाइम पर ये चीजें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं और किस लेवल पर ये चीजें बढ़ेंगी इसका अंदाजा अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक छोटी सी स्लाइड है आप लोगों के सामने जो कि चौंकाने वाले आंकड़े आप लोगों के सामने रखेगी। दुनिया भर में कोविड-19 से लगभग 70 मिलियन लोगों की जान गई। 70 मिलियन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, लगभग 7 करोड़ लोगों की जान गई कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में। हमारे देश में कितनी गई आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
70 मिलियंस की जान गई। हम लोगों ने बोला यार कितने लोगों की जान चली गई, ऐसा नहीं है कि कोविड-19 ने ही जान ली है। आप लोग खुद देख लो, स्मॉल पॉक्स के चलते देखो यहाँ पर ये सारी बीमारियों के नाम देखो। यहाँ पर ये सारी बीमारियां अलग अलग टाइम पर दुनिया भर के लोगों की जान ले चुकी है। यहाँ पर ब्लैक डेथ बोला गया है, जिसको यहाँ पर बिबोनिक प्लेग बोला गया। प्लेग की बीमारी सुनी ना आप लोगों ने, 200 मिलियन तक अपने लोगों को 200 मिलियन तक ये लोगों को अपने अंदर लपेट चुकी है। अब इस तरीके की कंडीशन जब चल रही है तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आने वाले टाइम पे ये जो सिचुएशन है ये और ज्यादा खतरनाक होगी। और इसके लिए एक शब्द डिफाइन कर दिया गया है जो रिसेंटली अभी आप लोगों ने सुना भी होगा। इसको बोला जा रहा है WHO के द्वारा, ये है डिजीज एक्स। एक्स मतलब ये ट्विटर वाला एक्स नहीं है, ये अभी कोई ऐसा कोई डिफाइन नहीं है कि डिजीज एक्स क्या है। डिजीज एक्स एक तरह की न्यू डिजीज बताई गई है, एक नई बीमारी बताई गई है जो कि एक इतनी खतरनाक हो सकती है कि आने वाले टाइम में कि पेंडेमिक तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन चीजों का अंदाजा लगा रही है कि पेंडेमिक तो एक छोटा सा बोना लगेगा अगर ये आगे आने वाले टाइम में बीमारियां इस धरती पर चपेट में लेगी लोगों को। और ये डिजीज एक्स का जो टर्म है ये अब की बात नहीं है, ये 2018 में ही इसके बारे में बातें होने लगी थी और फिलहाल इसके बारे में बातें और ज्यादा बढ़ने लगी है। क्योंकि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है, वैसे वैसे यहां पर बोला जा रहा है कि ये बहुत सारे लोगों की जान लेकर जाएगा। एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को बताता हूं, ये आप लोग शायद इस चीज को समझ भी पाएंगे। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा कि केरला के अंदर में जीका वायरस की बीमारी देखने को मिली। सेम पैटर्न में आप लोगों को कहां पर देखने को मिली, सेम पैटर्न में आप लोगों को यहां पर देखने को मिला कुछ ऐसी कंडीशन कोलकाता के अंदर भी, और सेम पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिला सेम कंडीशन ढाका यानी कि बांग्लादेश के अंदर में डेंगू की बीमारी। क्या आप लोग समझ रहे हैं यहां पर आखिर इनमें कोरिलेशन क्या है? तो उसी कोरिलेशन को समझाने की कोशिश यहां पर की जा रही है कि अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, अगर मैप आप लोग यहां पर केरला जो है वो आप लोगों को नीचे देखने को मिलेगा। जब मॉनसून आता है सबसे पहले केरला के अंदर में एंट्री करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। केरला के अंदर जब एंट्री करता है तो फिर सबसे ज्यादा जो बारिश आप लोगों को देखने को मिलती है आगे चलकर, वो बेसिकली बे ऑफ बंगाल के अंदर में देखने को मिलेगी, ढाका और कोलकाता वाले एरिया में। तो क्लाइमेट चेंज में अगर जरा सा भी शिफ्ट होता है तो वहां पर आप लोगों को बीमारियों का अंबाड़ लगता हुआ वहां पर नजर आएगा। और यही कंडीशन अभी देखने को मिली कि कोई मौसम नहीं था कि इस तरीके से एकदम इमीडिएटली यहां पर नीफा वायरस के केस, डेंगू के केस निकल के आ रहे हैं, नीफा वायरस के केस निकल के आ रहे हैं। ये पहले एक सीजन में हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि उस सीजन में उस तरह का माहौल मिला करता था उनको। पर लेकिन अब वो माहौल का पैटर्न जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है, यानी कि कंप्लीटली चेंज हो गया है, और जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। साइंटिस्ट इसके बारे में क्या बता रहे हैं कि जो इतनी बीमारी निकल कर आ रही है कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, नीफा, कोविड-19, आखिर क्या सिचुएशन है इसके पीछे? तो सबसे खतरनाक चीजें ये बताई जा रही हैं कि जिस तरीके से हम लोग हैबिटेट का लॉस कर रहे हैं, यानी कि हमारे आसपास में जो जंगलों की हम लोग कटाई कर रहे हैं। मान लीजिए हम लोगों ने जंगल काटे, जंगल पे रहने वाले जो भी जीव जंतु थे, आप लोग चमगादड़ की बात कर लीजिए, ठीक है, नीफा वायरस का नाम लेती चमगादड़ याद आता है आप लोगों को। वो चमगादड़ जो है अगर यहां पर जंगल के अंदर में नहीं रहेगा तो वो कहीं ना कहीं वहां पर जाकर बेसिकली बसेगा, अगर पेड़ नहीं होंगे जहां पर इंसान रहते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या मुझे देखने को मिली जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था? एक छोटी सी एक लाइन मेरे सामने निकल कर आई जो कि चौंकाने वाली है कि कई बार जो एनिमल होते हैं उनके बीच में अगर कोई पक्षी या फिर एनिमल आते हैं तो हो सकता है वो उनको नुकसान न पहुंचाए, पर लेकिन इंसानों के लिए इतने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं कि एक इंसान को 1 सेकंड के अंदर में निपटा सकते हैं। और यही सिचुएशन आप लोगों को नीफा वायरस की देखने को मिली। नीफा वायरस केरला के अंदर में इंसान पर इतना भारी पड़ा, ये दुनिया भर में जहां जहां भी नीफा वायरस की कंडीशन देखने को मिल रही है, ये इतना फैटल है कि इंसान को मारे बिना छोड़ता नहीं है। पर लेकिन ये सेम कहां रहता है? जानवरों के अंदर में रहता है और जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो सबसे बड़ी बात यही निकल कर सामने आ रही है कि आने वाले टाइम में जो बीमारियां हैं उनको समझना जो है वो इंसानों से समझ से दूर होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां कैसी हैं, वो है जूनोटिक बीमारी। अब खुद देखो आप लोग, यहां पर आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि चीन के अंदर में कुत्ते तक खाए जाते हैं। किसने है आप में से जिसने ये बातें सुनी है? कुत्ते तक खाते हैं। कई बार तो ऐसी भी खबर निकल कर आई थी कि चीन के अंदर में खाने की कमी की वजह से मरे हुए लोगों का भी मांस तक खाया जाने लगा। हालांकि चीन ने सामने आकर इस बात का खंडन किया कि यह गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पर इन रियलिटी में अगर यहां पर चलो इंसानों को तो छोड़ दो, कुत्तों को खा रहे हैं, बिल्ली को खा रहे हैं, चूहों को खा रहे हैं, सांप को खा रहे हैं, इवन यहां पर आप लोग देखोगे कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जानवर खाया जा रहा है। तो अगर कोई इंसान इस तरीके से इस प्रवृत्ति पर यहां पर एक तरीके से चीजें करता हुआ जा रहा है तो कोई भी जूनोटिक बीमारी क्या होती है? वो बीमारी जो जानवरों से इंसान में फैलती है, उसको इंसानों के अंदर में एंट्री करने में 1 सेकंड नहीं लगेगी। और 1 सेकंड में इंसानों के अंदर में एंट्री हो गई तो आज की डेट में अगर आप लोग दुनिया को देखोगे तो दुनिया गोल है, एक दूसरे के साथ में बहुत ही ईजिली कनेक्टेड है।
किसी इंसान को आज के डेट में इंडिया से यूएस से जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इंडिया से कनाडा जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर वहां तो अभी अलाउ नहीं है ना चलो कनाडा नहीं जापान घूम के आते हैं, ठीक है। तो जापान जाने में टाइम नहीं लगेगा। तो क्या कंडीशन होगी? कंडीशन यहां पर ये हो गई कि अगर बीमारी कहीं से निकल कर आती है तो जरा सी देर में वो कहीं से कहीं तक ट्रांसमिट करती हुई आप लोगों को नजर आएगी। और आज की डेट में तो आप लोगों को पता है हमारे देश में कितने सारे लोग जो हैं वो मेडिकल टूरिज्म के चलते हमारे देश में एंट्री करते हैं। तो इससे भी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये बीमारियां हैं आने वाले टाइम में इनकी संख्या जो है वो और ज्यादा बड़ी आप लोगों को होती हुई नजर आएगी। वो इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, वो यहां पर मेडिकल टूरिज्म आप लोगों को देखने को मिलता है। अफ्रीका में कोई बीमारी हो गई, वो इलाज करवाने इंडिया में आ गया, क्यों? क्योंकि मेडिकल टूरिज्म है, इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है। पर वो ऐसी बीमारी है कि वो जैसे ही हमारे देश के अंदर में आकर यहां पर लैंड किया बंदा, उसकी वजह से हमारे देश में कॉन्टेमिनेशन फैलना स्टार्ट हो गया। आप लोग खुद सोचो क्या होगा। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो ये चीजें सोचना और इसके ऊपर प्लानिंग करना, ये खतरनाक लेवल की चीज देखने को मिलेगी आप लोगों को। तो इसके चलते अभी रिसेंटली मैंने डिस्कस किया था कि साउथ इंडिया में तालाब के अंदर में डिस्कस किया था ना कि मैंने किस तरीके से एलियन जो स्पीसीज है यहां पर वो फैल रही है जोड़ के अंदर में या तालाब नहर के अंदर में। ये क्या है? ये इसी का एक उदाहरण है। यही सेम चीजें आप लोगों को इंसानों में आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। तो यहां पर इसका सोल्यूशन क्या निकाला जाए, तो इसी के ऊपर बात किया गया है। यहां पर किसके द्वारा ये बात की जाती है? यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिसका नाम है IPCC। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यार, कुछ याद रखो या ना रखो। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए जब भी हम लोग क्लाइमेट चेंज या फिर ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इससे पता नहीं कब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ड्यूरेशन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और उस रिपोर्ट से दुनिया भर को चौंकाने वाले फैक्ट निकाल कर लेकर आती है कि किस तरीके से दुनिया में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। पहले तो IPCC की फुल फॉर्म आप लोग बताइए, तब तक मैं आप लोगों को आर्टिकल बताता हूं। इसमें अभी बात करें, पहली रिपोर्ट 1990 में आई। 1990 के बाद में फिर सप्लीमेंट्री रिपोर्ट आई, क्योंकि इनको लगा कि भाई साहब जो रिपोर्ट दी है वो काफी नहीं थी, लोगों को दिल के और दौरे दिए जाएं, क्योंकि जिस तरीके की हरकतें लोग कर रहे हैं अगर उनको ये चीजें नहीं बताई जाएगी तो सिचुएशन आने वाले टाइम में और खराब होती नजर आएगी। फिर सेकंड रिपोर्ट आई 1995 में, थर्ड रिपोर्ट आई 2001 में, फिर फोर्थ रिपोर्ट आई 2007 में, फिफ्थ रिपोर्ट आई 2014 में, और जिस रिपोर्ट की मैं बात अभी कर रहा हूं वो 2022 में आई। क्या सर 2-3 साल पुरानी रिपोर्ट पढ़ा रहे हो? 2-3 साल पुरानी रिपोर्ट नहीं है, पिछले साल की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रिपोर्ट एक बार में पब्लिश नहीं है, इसके पार्ट आ रहे हैं। तो रिसेंटली अभी एक पार्ट और इसका पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो उस पार्ट में ये सारी बातें बताई गई कि क्लाइमेट चेंज किस ह्यूज लेवल पर हमको इंपैक्ट करेगा अगर हम लोगों ने ये चीजें नहीं सुधारी तो। और ये इतनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है कि इसको दुनिया का ध्यान इसकी ओर खींचने के लिए इसको नोबेल पीस प्राइज तक दिया गया 2007 में। इसके साथ में यूएसए के प्रेसिडेंट नहीं थे, वाइस प्रेसिडेंट थे 45वें नंबर के, जिनका नाम था एल गोर। इनको यहां पर बेसिकली इनके साथ में ये अवार्ड दिया गया और इसके द्वारा ये बहुत पहले वार्निंग दे दी गई थी कि भाई साहब टेम्परेचर जो है ना वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ऊपर बढ़ा ना तो आप लोगों की बॉडी का टेम्परेचर जिस तरीके से चेंज होगा ना वो हम फिर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मतलब कि आने वाले टाइम में सिचुएशन ऐसी होगी कि आप लोग उनको पचा नहीं पाओगे। ये बात इन्होंने काफी समय पहले बोल दी थी और टाइम टू टाइम जो इनकी रिपोर्ट आ रही है। अच्छा इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? ये वो एग्जामिनर है जो कि एक बार एग्जाम तो लेते ही लेते हैं, बीच बीच में आप लोग के टेस्ट भी लेते रहते हैं कि यानी कि अलग अलग रिपोर्ट भी प्रस्तुत करते रहते हैं ताकि लोग भूल ना जाए। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, तो वो प्यार को रिकॉल कराते रहते हैं। यानी कि इंसानों को याद होना चाहिए, हमारी फितरत है ना, हम लोग चीजों को बड़ी जल्दी भूल जाते हैं यार। वही फितरत आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो यहां पर अगर बात की जाए वर्ल्ड के लीडर, वो कई बार क्या होते हैं अपने आप भी रिपोर्ट नहीं देते, अपनी इज्जत बनाकर रखते हैं। जब दुनिया को बोलते हैं ना कि भाई साहब कुछ कर लो, कुछ बता दो यार क्या चल रहा है, तब कई बार ये रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तो वर्ल्ड के लीडर जो हैं इनकी तरफ देखते हैं कि भाई साहब बता दो क्या चल रहा है, और तब ये रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। इस रिपोर्ट को फिर आगे चलकर डिस्कस किया जाता है। और अगर हिस्ट्री आप लोग दिखोगे, जब जब इनकी रिपोर्ट आई है तब समाज के अंदर में डिबेट और डिस्कशन हुए हैं इन टॉपिकों के ऊपर अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसकी हिस्ट्री आप लोगों को इस अकेली स्लाइड में देखने को मिल जाएगी। तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे ये 1970 से लेके और अभी 2022 तक का 23 तक का अगर आंकड़ा देखोगे तो अलग अलग टाइम पर इनके द्वारा जो बातें रखी गई हैं वो डिस्कस की गई हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए वनडे टाइप एग्जाम या फिर प्रीलिम्स के अंदर बन जाएंगे। इसकी फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। वर्ड यहां पर भी आ गया क्लाइमेट चेंज। तो यानी कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरा फोकस क्लाइमेट चेंज पर देती है।
ये एक यूएन की बॉडी है जो कि कहीं ना कहीं रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करने के लिए 1988 में बनाया गया। ये ऐसा कि अपने आप नहीं बनी, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसको डब्ल्यूएमओ बोलते हो, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इनके द्वारा मिलकर इसको बनाया गया और मेन काम दिया गया कि आप लोग स्पेशल रिपोर्ट प्रस्तुत करोगे कि क्लाइमेट चेंज जो है वो कैसे समाज के ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है। ये आईपीसीसी है ना, ये कोई अपने आप में कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज तो यही है, ये वो लोग हैं जो इधर उधर से कॉपी मारकर डेटा आप लोगों के सामने रखते हैं। मतलब जहां जहां पर भी जो जो रिसर्च हो रही है उनको एक्यूमुलेट करते हैं डेटा को और आप लोगों के सामने लाकर रखते हैं। ऐसा नहीं कि इनको बुद्धि नहीं है, ठीक है, चीजें इनको भी पता है, तो सिस्टमेटिक वे में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। मतलब आईपीसीसी को अगर मैं बोलूं तो आप लोग आईपीसीसी को बिल्कुल ऐसे देख सकते हैं जैसे अपना एसएलवी चैनल। यहां पे क्या होता है, पूरा करंट अफेयर का पैकेज जो है आप लोग जो कि किसी भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसका एक पूरा डेटा आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करता हूं, जहां जहां से भी जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट होने चाहिए। तो ये क्या हो गया, एक जगह पैकेज मिल जाता है आप लोग को कि इधर उधर करंट अफेयर के लिए जाने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल वीडियो के अंदर में आप लोग को सारी चीजें परोस दी जाती है, उसमें हर एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, हर एक डेटा, सारी चीजें, इवन प्रैक्टिस क्वेश्चन, इस इवन वोकैबुलरी, मतलब क्या क्या नहीं रहता है। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके की आईपीसीसी की रिपोर्ट होगी आप लोगों के लिए, जिसमें सारा डेटा आप लोगों को एक जगह इकट्ठा मिल गया। पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है, वो डेटा मतलब मेरा नहीं है, वो डेटा जो है अलग अलग न्यूज़पेपर आर्टिकल, अलग अलग जो भी इंपॉर्टेंट से पीआईबी हो गया, जैसे इंडियन एक्सप्रेस हो गया, जैसे हिंदू हो गया, तो इन सब से डेटा इकट्ठा करके आप लोगों के पास में लाया जाता है। ये उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है आईपीसीसी की रिपोर्ट के ऊपर में। ये भी इसी तरीके से अपने डेटा को इकट्ठा करते हैं। ये ऑल रिलेवेंट जो भी साइंटिफिक लिटरेचर जो रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज रहती है उनका लॉजिकल एक कंक्लूजन निकालते हैं और आप लोगों के सामने यहां पर परोस देते हैं। और फिर गवर्नमेंट लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर जो भी या नेशनल लेवल पर जो भी सरकारें हैं वो इस डेटा का एनालिसिस करती हैं और फिर अपनी पॉलिसी बनाती है कि कैसे यार इस चीज को टैकल करना है। तो ये उनको एक रास्ता दिखाने का काम करते हैं, सीधे सीधे आप लोग ऐसे बोल सकते हो। अभी रिसेंटली जब ये रिपोर्ट आई, इसने कई सारी बातें रखी दुनिया भर के लोगों के सामने कि सबसे पहले तो यार जरूरी है पॉलिटिकल विल। हमारे देश के अंदर में 33% रिजर्वेशन इतने दशकों से नहीं आया था, पर एक ही झटके में यहां पर प्रेजेंट करके उसको पास भी करा दिया। इसको कहते हैं पॉलिटिकल विल। अगर यही चीज जवान मूवी के अंदर आप लोगों ने देखी होगी, उसने जो जो टारगेट दिए हैं वो कुछ ही घंटों के अंदर कंप्लीट कर दिए, तो वो होता है पॉलिटिकल विल, यानी कि करने की इच्छा होनी चाहिए तो काम तो हो ही जाता है। यहां पर नेक्स्ट बात की जा रही है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के बारे में। टेक्नोलॉजी ऐसी ऐसी चीज है जो कि जरा सी देर में आप लोग की जिंदगी को आसान कर देती है। आप लोग खुद देखो, पहले हम लोग बैलगाड़ी पर चला करते थे, उससे पहले पैदल चला करते थे, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेस में फ्लाइट लेकर जा रहे हैं। तो ये है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, पर लेकिन उसके नेगेटिव इंपैक्ट भी है, वो भी समझना पड़ेगा। पैसा एक ऐसी चीज है जो कि एक बहुत ही बेसिक से रिक्वायरमेंट है, इसके बिना कोई काम आप लोग स्टार्ट नहीं कर सकते। ये लेक्चर देखने के लिए भी आप लोग फोन है, फोन में रिचार्ज है, तब जाकर बैटरी है, इंटरनेट है, तब जाकर सारी चीजें आप लोग कर पा रहे हो, और इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसके लिए भी बेसिक रिक्वायरमेंट फाइनेंसिंग है। जो देश आज की डेट में पैसा जिनके पास में नहीं है, तो वर्ल्ड लीडर को उनको पैसा देना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस और इसी के साथ में यह है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। लोगों को जितना पता होगा, देखो वो इस चीज को टैकल करेंगे, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन होगा तो चीजें सुधरती हुई यहां पर नजर आएगी। ये सारी बातें आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग दीजिए कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ये सेटअप किया गया 1988 में। तो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा और यूएनएफसीसी के द्वारा। तो 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है आप लोग के हिसाब से? अभी डिटेल में डिस्कस क्या है, क्वेश्चन का आंसर दो। एक आंसर राइटिंग का क्वेश्चन है बड़ा प्यारा सा कि क्लाइमेट चेंज इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम। ये हमारे देश की दिक्कत नहीं है, ये दुनिया की दिक्कत है। हाउ विल इंडिया बी अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज, ये आप लोग को इंडिया के रेस्पेक्ट में देना है। पहले तो इसको बताना है कि ग्लोबल प्रॉब्लम है, दो पार्ट में है क्वेश्चन, और फिर बताना है कि कैसे ये इंडिया को इंपैक्ट कर रही है, फिर इंडिया के बारे में बताना है। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ए। तो इस तरीके से आर्टिकल को पढ़ो कि उसमें प्रीलिम्स भी कवर हो जाए, मेंस भी, और कल को कोई इंटरव्यू पूछे तो वो भी आप लोगों का कवर हो जाए। इसको कहते हैं चीजों को ढंग से पढ़ना, और इसी तरीके से जब पढ़ाई करोगे तभी आप लोग जो है फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच पाओगे, वरना 99% लोगों के सपने पूरे नहीं हो पाते, ये बात ध्यान रखना। तो चीजों को ढंग से कवर करो। ओके, फीडबैक जरूर देना, जैसे भी लगा आर्टिकल लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं। दोस्तों, पॉलिटी की एक बहुत ही प्यारी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूं यहाँ पर इस न्यूज़ के थ्रू। और ये जो न्यूज़ है ये पीआईबी के अंदर भी कवर की गई थी, हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर भी, और अलग अलग न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया कि हमारे देश के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने OCI, जो कई सारे लोग थे जिनके पास में ये बेसिकली कार्ड था, उसको कैंसिल कर दिया गया है।
तो सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि OCI है क्या। इसको बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि एक तरीके से ऐसे लोग आप लोग बोल सकते हैं जो कनेक्टेड तो एक तरीके से हमारे देश के साथ में है किसी न किसी तरीके से, यानी कि एक तरीके से ना फॉर्मर अगर कोई इंडियन सिटीजन है, अब यहाँ से हमारी सिटीजनशिप को रिनाउंस कर चुके हैं, या फिर उनके कोई डिसेंडेंट है उनसे कनेक्टेड, मतलब उनके आगे आने वाली जनरेशन है, तो उनको ये OCI का सर्टिफिकेट दिया जाता है। आप लोग खुद देखो, ये बिल्कुल ऐसे आप लोग देखते हो, आप लोग एक गाँव में रहते हो, आप लोग वहां से निकलकर बाहर चले गए पढ़ने के लिए, तो आप लोगों को कम से कम कुछ तो प्रिविलेज मिलना चाहिए ना कि आप लोग अपने गांव में आ रहे हो। तो ये OCI कुछ ऐसा ही है, एक सपोर्ट प्रोवाइड कराता है कि आप लोग इंडिया के अंदर में आसानी से एंट्री कर सकते हो। जब आप लोग इंडिया के अंदर में आसानी से एंट्री कर रहे हो, तो जो नॉर्मल इंसान कोई आ रहा है बाहर से इंडिया के अंदर में एंट्री करने, उसके कंपेयर में यहाँ पर बहुत सारी बेनिफिट मिलते हैं। यहाँ पर बेनिफिट क्या अंदर है, जैसे कि यहाँ पर लाइफ लॉन्ग मल्टी एंट्री वीजा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में एग्जाम फ्री रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसका एग्जाम्पशन यहाँ पर रहता है। इसी के साथ में आप लोग देखने को मिलेगा कि कई सारी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एजुकेशनल फील्ड में भी आप लोग अपना पार्टिसिपेट दिखा सकते हैं यहाँ पर लेकिन यहाँ पर कोई पॉलिटिकल राइट नहीं होते हैं क्योंकि सिटीजन नहीं है इस देश के। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि वो यहाँ पर आकर कल को चलकर प्रेसिडेंट बन जाए, गवर्नर बन जाए, किसके, गवर्नर स्टेट के, पर हाँ RBI के गवर्नर बन सकते हैं। और इसी के ऊपर UPSC ने आप लोगों से प्रीलिम्स के अंदर में क्वेश्चन भी पूछा था, तो ये याद रखना, RBI का गवर्नर अगर कोई बनता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक पोस्ट नहीं है, उसको किसी भी इंसान को उसके ऊपर यहाँ पर बैठाया जा सकता है। अभी यहाँ पर अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन चाहे तो इसको रिनाउंस कर सकता है कि हाँ मुझे जो है यहाँ पर इसमें कनेक्ट नहीं होना, और रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जो फॉरेन रीजनल ऑफिसर होते हैं वहां पर, इसी के साथ में फिर फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को एग्जेम्पशन यहाँ पर मिल जाती है अगर ये पर्टिकुलर कार्ड होल्डर है, तो ये आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये सारे फायदे देखने को मिलेंगे, पर आप लोगों को यहाँ पर ये याद रखना, अभी प्रो खालिस्तानी जो एक्टिविटी देखने को मिली देश के अंदर में, उसको ध्यान में रखते हुए इसको यहाँ पर डी रजिस्टर किया गया है, जिसकी वजह से न्यूज में है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर बताइए कि हमारे देश के अंदर में जो सिटीजनशिप है वो पार्ट आप लोगों को सेकंड में देखने को मिलती है, कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है, ये 5 से लेके कितने तक है, ये आप लोगों को बताना है। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, पॉलिटी का बेसिकली जाकर रिवाइज भी कर सकते हैं, डिटेल में इसके बारे में मैंने डिस्कस रखा है पॉलिटी के लेक्चर के अंदर में। छोटी सी प्यारी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, याद रखना दोस्तों। ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसके ऊपर आप लोग स्टार लगा सकते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और इसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो थोड़ी सी टेक्निकल होगी पर लेकिन बहुत ही काम की होगी। जैसे यहाँ से UPSC ने एक क्वेश्चन पूछा 2008 में, आप लोगों को ये बताना है कि एक बैरल के अंदर में कितने लीटर तेल होता है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, 2008 का UPSC क्वेश्चन है ये। अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग आंसर दीजिए फिर आंसर बताऊंगा। अभी न्यूज़ में क्या है पहले आप लोग ये समझिए। न्यूज़ में ये है कि हाउ राइज ऑयल प्राइस कैन इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी। रीज़न क्या है, हमारा देश जो है 80 से 85% क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल बाहर से खरीद कर लेकर आता है। तो जब कच्चा तेल बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं तो मार्केट में उसका प्राइस बढ़ना या फिर घटना हमारी इकोनॉमी को डायरेक्टली इंपैक्टेड करता हुआ आप लोगों को यहाँ पर ये नजर आता है। तो इसलिए जरूरी है कि इसका प्राइस जो है वो लिमिट में रहे, क्योंकि जो चीज़ हम लोग खरीदते हैं उसके लिए हम लोग को ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। इसी के साथ में अब यहाँ पर जो ये तेल होता है ना, अब ये अलग अलग दुनिया के एरिया से निकाला जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, कुछ तेल ऐसा है जो कि USA के आसपास, USA की जो जमीन है, लैंड है, उससे निकाला जाता है। कुछ तेल ऐसा है जो कि समुद्र से जाकर निकाला जाता है। अब आप लोग खुद सोचिए, अगर मैं आप लोगों को 1 मिनट मैप दिखाता हूं, जैसे ये अपनी प्यारी कंट्री आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर देखो, अगर मान लीजिए कोई तेल जो है वो मान लीजिए नीचे से, अगर आप लोग ऊपर को जाओगे यहाँ पर, मान लीजिए कोई तेल जो है इंडिया के अंदर बीच में से छत्तीसगढ़ से निकाला जा रहा है। छत्तीसगढ़ से उसको पहले आप लोग किसी करोगे, उसमें आप लोग टैंकर में भरकर उसको यहाँ पर ये लेकर आओगे पहले कोने तक, और फिर कोने से उसको जहाज में भरकर आप लोग अगर बेचना है हम लोग को श्रीलंका को, तो तब यहाँ पर जाएगा। पर लेकिन सोचो, अगर वो बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार पर निकल रहा है तो डायरेक्टली उसको हम लोग टैंकर में भरकर डायरेक्टली उसको शिप में लोड कर कर श्रीलंका पहुंचा सकते हैं। तो कॉस्ट जो है वो काफी कम आप लोगों को यहाँ पर इसकी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर 2 तरीके से दुनिया भर में ऑयल के प्राइस जो है वो डिसाइड किए जाते हैं। एक को बोलते हैं WTI और एक को बोलते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल। तो जो WTI होता है वो नॉर्मली USA वाले आप लोग तेल उसको बोल सकते हो याद रखने के लिए, क्योंकि वो मैक्सिमम जमीन से निकाला जाता है, यानी कि जमीन से निकाल के पहले उसको कोस्टल एरिया तक लेकर आए, फिर जहाज में भरे और फिर लेकर गए। इसीलिए जो WTI होता है उसको थोड़ा सा आप लोगों को महंगाई उसकी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है ये नॉर्थ सी में, नॉर्वे, स्वीडन, UK इनके आसपास में ये यहां से निकलता हुआ आप लोगों को नजर आता है,
और इसीलिए इसको बेंचमार्क के तौर पर यूज करती हैं ओपेक कंट्री भी प्राइस डिसाइड करने में। तो अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, हमारे देश के अंदर में जो तेल हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो WTI के बेस पर उसका प्राइस डिसाइड होता है या फिर ब्रेंट क्रूड ऑयल के बेस पर उसका प्राइस डिसाइड होता है? तो उसका प्राइस डिसाइड होता है ब्रेंट क्रूड ऑयल के तौर पर। इसके ऊपर भी यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा यहां पर, अगर आप लोगों को याद होगा 2020 में क्वेश्चन पूछा रिसेंटली। अभी क्वेश्चन ये था, द टर्म वेस्ट टेक्स इंटरमीडिएटरी, जिसको WTI बोला है, समटाइम फाउंड इन न्यूज, किसके लिए रेफर की जाती है? तो ये क्रूड ऑयल के लिए है, बुलियन के लिए है, रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए है या यूरेनियम के लिए? तो अभी आप लोगों को पढ़ाया ये क्रूड ऑयल के लिए। तो इनके दोनों के दोनों क्वेश्चन की 1 बैरल में कितने लीटर तेल आता है, तो याद रखना 159 या फिर 160 लीटर डायरेक्टली आप लोग यहां पर याद कर सकते हैं। तो हमारे देश के अंदर में जहां जहां से भी हम लोग तेल लेकर आते हैं आज की डेट में, जो उसका प्राइस डिसाइड होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ब्रेंट क्रूड ऑयल का नाम से यहां पर प्राइस डिसाइड करते हैं, जिसके बेस पर वो हमारे देश के अंदर में हम लोग इसको यूज करते हुए नजर आते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर 2/3 वर्ल्ड में जो क्रूड ऑयल का है एक तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रेंट क्रूड ऑयल के ऊपर ही आप लोग को काम करता हुआ नजर आता है। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार आखिर हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं इसके बारे में, ब्रेंट क्रूड ऑयल के बारे में, आखिर ब्रेंट क्रूड ऑयल ही क्यों दुनिया यूज कर रही है और क्यों इसको 2/3 बेसिकली इसको जगह मिली हुई है एज कंपेयर टू WTI के कंपेयर में? इसमें सल्फर का कंटेंट जो है वो काफी कम होता है। इसका क्या फायदा है? इसका ये फायदा है कि इसकी जो डेंसिटी है वो काफी कम है और इसकी वजह से इसको गैसोलाइन में कन्वर्ट करना जो है वो काफी आसान होता है। सर ये गैसोलाइन क्या बवाल है? गैसोलाइन है बेसिकली पेट्रोल। तो अगर आप लोग क्रूड ऑयल में जो आप लोग देखोगे ना, क्रूड ऑयल एक ऐसा एक आप लोग बोल सकते हो कि ग्रीस टाइप में या फिर ऐसा बोल सकते हो तारकोल टाइप का कुछ, जिसके अंदर में मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, पता नहीं क्या क्या, ग्लिसरीन, मतलब दुनिया भर के प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं जिनको पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम लोग बोलते हैं। तो वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट है पेट्रोल। तो पेट्रोल में कन्वर्ट करना आसान होता है गैसोलाइन में। इसकी वजह से दुनिया भर में सबसे ज्यादा जो है इसका इस्तेमाल आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा, जिसको 1970 में डिस्कवर किया गया था। और तब से ही यहां पर आप लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं पेट्रोल डॉलर के नाम से भी यहां पर करेंसी चलने लगी थी। ठीक है, तो इसका बहुत ज्यादा फायदा उन देशों ने उठाया जहां पर ये बेसिकली निकलकर सामने आया। तो इसी की वजह से पेट्रोल का या फिर क्रूड ऑयल का मार्केट में रेट डिसाइड होता है, क्योंकि लाइट और स्वीट है, सल्फर का कंटेंट काफी कम है, पेट्रोल में कन्वर्ट करना काफी आसान है। और इसी के साथ में यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने बताया, इसको ट्रांसपोर्ट करना इजी है। क्यों? क्योंकि ये समुद्र के अंदर से निकाला जाता है, ना कि जमीन के अंदर से। तो वहां पे आराम से जहाज ले जाकर आराम से भर के लेकर आ सकते हैं, पहले जमीन पर नहीं लाना फिर वहां नहीं ले जाना। तो इसकी वजह से इसका प्राइस जो है वो सस्ता होता है, पर लेकिन फ्लक्चुएट होता रहता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जैसी जियोपॉलिटिक्स चल रही है, हमको बोल दिया ईरान से नहीं खरीदना है तो महंगा हो गया, हमको बोल दिया उससे खरीद लो तो सस्ता हो गया। तो ये तरीके से देखा होगा आप लोगों ने, कोविड-19 के टाइम पर दुनिया भर में इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया था ये तेल कि लोगों ने ये बोला कि ले जाओ हमारे यहां से, हम पैसे तुमको देंगे। क्यों? क्योंकि इसको इकट्ठा करके रखने की भी दुनिया भर की कॉस्ट आती है। उनके पास में इतना ढांचा था ही नहीं कि इतने सारे तेल को इकट्ठा करके रखते। तो फ्री में तेल बांटा गया, इवन बेचा, उनके द्वारा तेल बोला कि ले जाओ हमारे पास से तेल और हम पैसे देंगे तुमको साथ में। क्योंकि उसके लिए अगर वो ढांचा क्रिएट करेंगे तो उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता और वो लंबे समय तक काम भी नहीं आता, क्योंकि कोविड-19 के हटते ही फिर से नॉर्मल होने वाली थी चीजें। तो ऐसी भी कंडीशन यहां पर बनती हुई नजर आई दुनिया में। इसीलिए यहां पर आप लोगों ने जो नाम सुना है, यहां पर इसको स्वीट क्रूड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर में सल्फर की क्वांटिटी काफी कम होती है। और जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, इसको आसान रहता है प्रोड्यूस करना गैसोलाइन, पेट्रोल या फिर प्लास्टिक वगैरह इससे। और दोनों बता दिए मैंने, WTI यानी कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट और दूसरा हो गया यहां पर दुबई क्रूड ऑयल। तो इनके नाम भी आप लोग हल्का सा याद रख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो कैसा लगा आर्टिकल? कुछ नया सीखने को मिला या फिर नहीं, बताइएगा जरूर। काफी इंटरेस्टिंग और डिफरेंट सा आर्टिकल है, आप लोगों को कुछ नया जानने को मिलेगा, तो चक्षु खुलेंगे आप लोगों के, ध्यान से सुनिएगा। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में कवर किया गया कि महाराष्ट्र के अंदर में एफिमेरल्स जो प्लांट्स हैं, एफिमेरल होता है क्षणभंगुर, यानी कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, प्लांट्स जो हैं वो वेट करते हैं मॉनसून का और उसके बाद में ब्लूम यानी कि उसके बाद में खिलते हैं। यानी कि एक तरीके जैसे आप लोग अपने घर वालों का चेहरा देखकर मम्मी पापा से बातें कर रहे हैं, खुश हो जाते हो, तो उसी तरीके से यहाँ पर बच्चा, छोटा सा बच्चा मम्मी पापा को देखकर चहचहाने लगता है। या फिर घर पे कोई पालतू कुत्ता है तो जैसे आप लोग घर में एंट्री करते हैं तो पूंछ हिलाने लगता है, तो सेम कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर इसकी देखने को मिलेगी। मॉनसून को देखते ही ये पूंछ हिलाने लगता है और निकल कर सामने आता है। ये जो पर्टिकुलर इसके ऊपर स्टडी करने का फायदा क्या है, आप लोगों को मैंने अभी एक आर्टिकल पढ़ाया क्लाइमेट चेंज के बारे में कि सोसाइटी में किस तरीके से इंपैक्ट डाल रहा है क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा
अगर मॉनसून का पैटर्न चेंज हो रहा है तो इसका मतलब इनका पैटर्न चेंज होगा, और इनका पैटर्न चेंज होगा तो इसका मतलब ये है, ये समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं कुछ चेंज हो रहा है। अब हम लोग को चीजें सतर्क हो जाना चाहिए। एक तरीका इंडिकेटर है ये कि किस तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट को चेक किया जा सकता है। तो महाराष्ट्र के अंदर में रिसर्च किया गया इसके ऊपर में, और लोगों को अवेयर किया गया इसके बारे में कि यार ऐसी चीजें हैं समाज के अंदर में, तो उसको देखा जाए, क्योंकि कई सारे लोगों को पता नहीं होता है और इसको नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर एक तरीके ना घूमना, जैसे आप लोग अगर जैसे प्रेसिडेंट हाउस है उसके आसपास में जो गार्डन है, बेसिकली उसका नाम भी अभी चेंज किया गया, मुगल गार्डन से बदलकर, बताइए क्या नाम चेंज किया गया। उसमें घूमने जाते हैं एक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशनल एफर्ट लगाए जाते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा उनके ऊपर सारे जो वहां पर पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर एक लाइन लिखी रहती है कि उसका नाम क्या है, ताकि आप लोग उसके बारे में अंडरस्टैंड कर सको। एफिमेरल्स जो होता है इसका मतलब है शॉर्ट लाइफ, तो ये आप लोग के लिए एक शब्द भी है। अगर आप लोग बात करो वोकेबलरी का, तो शॉर्ट लिव प्लांट आप लोग बोल सकते हैं, जो कि 1 और मोर जनरेशन पर ईयर के हिसाब से यहाँ पर काम करते हैं, कि अभी ये हैं 1 साल के लिए, फिर गए और फिर अगले साल आएंगे, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। ये फेवरेबल अगर इनका एक तरीके से एक एरिया होगा तो वहीं पर ही ये होंगे, जैसे उनके काम का टेम्परेचर हो, मॉइस्चर हो वहां पर। अनफेवरेबल में ये सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि एक तरीके से ये कि ठीक है हमारे जैसा माहौल है तो हम लोग खुल खुला के चहकाएंगे, और हमारे जैसा माहौल नहीं है तो हम लोग अपने बिस्तर में घुस जाएंगे, तो वो वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, इसमें 2 तरीके के हैं, एक तो है एनुअल एफेमेरल्स और दूसरे हैं पेरेनियल। एनुअल क्या होता है, ये एक इंडिविजुअल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक इंडिविजुअल एक जैसे पेड़ है, वो क्या हुआ एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन पर खिलेगा और फिर यहाँ पर एक सीड में कन्वर्ट हो जाएगा शॉर्ट टाइम के बाद में, खिलने के बाद में, क्योंकि इसका मतलब ही शॉर्ट टाइम है, और फिर अगले साल फिर से यहाँ पर ये खिलेगा एक पर्टिकुलर उसी ड्यूरेशन में जब इसको सेम माहौल मिलेगा। तो ये हो गया एफेमेरल्स। दूसरे क्या है पेरेनियल। पेरेनियल क्या है, पेरेनियल को आप लोगों ने देखा होगा पेरेनियल रिवर भी बोलते हैं साउथ इंडिया के अंदर में। पेरेनियल रिवर कौन सी होती है, जो मॉनसून के आने पर जो है वो बहती है, तो वे अपनी नेचुरल रिवर नहीं है, उनका सोर्स कुछ और है। यहां पर क्या होता है, ये एक ट्यूब या फिर बल्ब जैसी एक स्ट्रक्चर सोयल के अंदर में रहेगी पड़ी हुई बेसिकली, और एक तरीके से, और वो इंडिविजुअल इसी तरीके से पड़ी रहेगी। जैसे ही यहां पर वो सेम कंडीशन इसको मिलेगा तो वो उसमें से यहां पर ये सीड नहीं बनता है, बेसिकली एक तरीका आप लोगों एक ट्यूब टाइप में स्ट्रक्चर रहती है, तो फिर उसमें से यहां पर ये खिलकर सामने आएगा, एक नया फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये एक तरीके से ये भी सेम है, कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं दोनों का सिचुएशन वही है कि माहौल मिलेगा तो ये सामने निकल कर आएंगे। ठीक है, अभी अगर बात करें यहां पर मॉनसून एफेमेरल्स के बारे में, तो यहां पर इनका जो खिलने का ड्यूरेशन होता है वो आप लोग को मई से लेके आप लोग को देखने को मिलेगा जून तक का। ठीक है, मई थ्रू जून जुलाई सितंबर, मतलब कहने का मतलब है कि मॉनसून के टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्रोथ पैटर्न जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है, प्रोड्यूस करते हैं लीव ब्रांचेस स्ट्रक्चर जो रहती हैं, तो ये कहीं ना कहीं छोटे टाइम के लिए होते हैं, लंबे समय तक नहीं टिकते हैं। ठीक है, उसी के साथ में मतलब एक तरीके से फिर अपने जैसे जैसे टाइम वो जाना स्टार्ट है, कई सारे पेड़ पौधे होते हैं अपनी फूल पत्तियां गिरा देते हैं, तो वो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इनका भी कुछ ऐसे सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, बारिश वगैरह आएगी तो शानदार तरीके से ये खिल खिलाएंगे जैसे ही बारिश होनी स्टार्ट होती है, और फिर उसके बाद में मुरझा के अपनी बेसिकली रजाई में घुस जाएंगे। इसमें कई तरह के फ्लोर हैं, कई तरह के फूल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ऑर्चर्ड लिली, ये वाइल्ड येम, इंडियन स्क्विल। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनका फायदा क्या है, जैसे मैंने बताया, इसके साथ में हम लोग ये जान पाते हैं कि किस तरीके का नेचर है बेसिकली इन्वायरमेंट का हमारे आसपास में। ठीक है, और इसी के साथ में इंपॉर्टेंट क्या है इसकी इंपॉर्टेंस ये भी है, आप लोगों ने सुना होगा पोलिनेटर के बारे में, यानी कि हमारे अगर आसपास में आप लोग पेड़ पौधे फूल पत्तियां पशु पक्षी देखोगे वो पोलिनेशन का काम करते हैं, तो ये भी एक जगह से दूसरी जगह पर पोलिनेटर का काम करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे पेड़ पौधे फूल पत्तियां जो हैं वो सर्वाइव करते हैं, और नेक्टर यानी कि शहद वगैरह तो आप लोग बेसिकली बोल ही सकते हैं इनसे प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसी के चलते वैसे बताया कि कैसी कंडीशन है, इसकी वजह से इन्वायरमेंटल इंपैक्ट क्या है उसके बारे में पता चलता है। तो एक तरीके से अवेयरनेस का भी पॉइंट है यहाँ पर ये कि जब इनकी कंडीशन चेंज होनी होगी आप लोग समझ जाओगे कि इन्वायरमेंट पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। आप लोगों ने अक्सर देखा हो कहीं से पानी अगर निकालते हैं तो वहां पर नारियल को हाथ में लेकर चलते हैं, क्यों? क्योंकि जहां पर नारियल जो है उसकी पोजीशन चेंज होगी, इसका मतलब उस जमीन के नीचे वहां पर पानी है। तो ये साइंटिफिकली यहां पर प्रूवन फैक्ट है ये। ठीक है, तो इससे पता चलता है, तो ये एक तरीके से इसी पैटर्न पे यहां पर इससे हमको इन्वायरमेंट का पता चलता है। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा कि कोई बच्चा जो होता है उसके माँ बाप के बारे में पता नहीं होता है, तो वो पूरी मूवी में ये ढूंढता फिरता रहता है कि मेरे माँ बाप कौन थे। ऐसी ही हालत आज की डेट में पृथ्वी पर रहने वाले हर एक इंसान की है, वो ये खोजता घूमता है कि ये पृथ्वी आखिर बनी तो बनी कैसे। तो ये साइंस का काफी एक अच्छा टॉपिक आप लोग बोल सकते हैं, और इसको वर्ल्ड न्यूज के साथ में भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, और या फिर साइंस एंड टेक के साथ में भी आप लोग कनेक्ट करके इसको देख सकते हैं। नासा का एक पर्टिकुलर मिशन है जिसका मिशन का नाम है साइके। पी यहाँ पर साइलेंट है,
ये मिशन जो है बेसिकली अभी यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है हमारे साथ में कि पृथ्वी कैसे फॉर्म की गई है, उसके लिए यहाँ पर ये मिशन छोड़ा गया। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर इससे बन सकता है। बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ में हम लोग इसके बारे में बातें करेंगे। नासा का जो साइकी एयरक्राफ्ट है यहाँ पर ये बेसिकली यहाँ पर एक एस्ट्रॉयड है। ये एस्ट्रॉयड जिसका नाम है साइके, उसके ऊपर स्टडी कर रहा है। एस्ट्रॉयड बेल्ट आप लोग बताइए किस किस के बीच में आती है। एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में कई बार डिस्कस किया है और ये सीएपीएफ का इतना फेवरेट क्वेश्चन है, उसने 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में। ठीक है, कहीं ना कहीं वो टुकड़े होते हैं जो कि आसमान में घूमते रहते हैं और उसकी स्टडी कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप लोगों को ये दिख रहा है यहाँ पर। तो ये पर्टिकुलर मिशन इसी तरीके के एक एस्ट्रॉयड के आसपास में घूम रहा है और 6 साल तक इसकी स्टडी करने के लिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर मिशन को नासा ने छोड़ा। जो साइके एस्ट्रॉयड है यहाँ पर ये ऑर्बिट करता है सन के चारों ओर। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये बेसिकली बेल्ट होती है मार्स और जुपिटर के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिलीव किया जाता है कि अगर हम लोग यहाँ पर इस तरीके के एस्ट्रॉयड के बारे में पता लगाएं, हमारी पृथ्वी भी सन के चारों ओर घूमती है, तो इससे अंदाजा लग जाएगा कि अच्छा कुछ हमारी पृथ्वी किस तरीके से बनी हुई है, क्या क्या फॉर्मेशन है। तो इसके अंदर में काफी लार्ज स्केल पर निकिल और इसी के साथ में आयरन का कंपोजिशन आप लोगों को यहाँ पर इसके अंदर में देखने को मिलता है, जिस तरीके से हमारी पृथ्वी के अंदर में कोर में आप लोगों को चीज देखने को मिलती है। तो कोई भी ऐसी चीज जो रिजेंबलेंस करती है हमारी अर्थ के साथ में, हम लोग उसकी स्टडी करते हैं ताकि इनसाइट मिल सके हमारी पृथ्वी के बारे में, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हो। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो यहां पर टारगेट किया जा रहा है, ये हेड किया जा रहा है, ये है जेट प्रपल्सन लेबोरेटरी जो कि नासा की है, ये इसको लेकर चल रही है। और ये पर्टिकुलर मिशन जो है ये अच्छे से यहाँ पर इसके द्वारा ऑब्जर्व किया जा रहा है और इसी के चलते यहाँ पर इसके अंदर में जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है वो काफी इंटरेस्टिंग है, वो है डीएसओसी एक तरीके एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। ये एडवांस लेवल का कम्युनिकेशन करने के लिए आज की डेट में इस्तेमाल की जा रही है ताकि आसानी से कम्युनिकेशन या कनेक्टिविटी बन सके। तो इसके बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कोई आप लोगों से कल को क्वेश्चन पूछे कि भाई साहब ये डीएसओसी है क्या, तो यह है डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। ये एक तरीके की बोल रहे हैं इसको कि कटिंग एज लेजर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। कटिंग एज कौन सी होती है, यानी कि जिस रीजन में जिस एज में हम लोग जी रहे हैं उसमें कुछ एडवांसमेंट हो जाना नेक्स्ट लेवल का, उसको हम लोग कटिंग एज टेक्नोलॉजी बोल देते हैं। हम लोग अब तक क्या यूज कर रहे थे, अब तक हम लोग रेडियो वेव यूज कर रहे थे। तो रेडियो वेव क्या थी, अगर पृथ्वी से हम लोग को कोई कम्युनिकेशन भेजना है तो उसमें हम लोग छोटा एक डेटा भेज पाते थे और वो भी सिस्टमेटिक वे में, डेटा एक तरीके से काफी कम रहता था, उसको उस लेवल पर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं हो पाता था जितनी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर लेकिन अब यहाँ पर हम लोग जो यूज कर रहे हैं उसमें हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये जो डेटा है फोटोन नियर द इंफ्रारेड वेवलेंथ आप लोगों को यहाँ पर नजर आती है। एज पहले हम लोग रेडियो वेव यूज करते थे, तो आसानी से हम लोग एक लार्ज स्केल पर कम्युनिकेशन कर सकते हैं डीप स्पेस में जाकर, इसलिए यहां पर इसका डीप स्पेस भी नाम रखा गया है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए बताऊं आप लोगों, इससे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन होता है, उसमें ज्यादा फास्ट इंटरनेट चलता है, तो वहां पर इसी पैटर्न में आप लोग कर सकते हैं। तो यहां पर फोटोन का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि ज्यादा एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ज्यादा ताकतवर एक तरीका है चीजों को शेयर करने का, क्योंकि रेडियो जो वेव हुआ करती थी वो ट्रांसमिट करती थी एक तरीके से डेटा एक पर्टिकुलर गिवन टाइम के अंदर में। ठीक है, अब यहां पर जो ये करेगा ये ज्यादा अच्छे से यूजिंग जो लाइट इंस्टेड ऑफ द रेडियो वेव, तो इससे ट्रांसमिशन ज्यादा अच्छे से होगा, उसमें इतना ज्यादा बेटर तरीके से हम लोग नहीं कर पाते थे। तो यहां पर हाई बैंडविड्थ आप लोगों को देखने को मिलेगी ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल वर्ड किस लिए यूज किया जा रहा है, क्योंकि फोटोन का इस्तेमाल यहां पर हो रहा है। ठीक है, और बैक यहां पर पृथ्वी पर सारी चीजें इंफॉर्मेशन भेजी जा सकती है। तो एक तरीके से रिवोल्यूशनराइज सिस्टम है यहां पर डेटा को ट्रांसफर करने का एक जगह से दूसरी जगह पर, और आने वाले टाइम में ये और लार्ज स्केल पर इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है मिशन छोड़ना तो एक बार को फिर भी सीख लिया, पर लेकिन उसके साथ में कॉन्टैक्ट बनाए रखना ये सबसे टफ काम होता है, तो इसी को यहां पर इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर एक ऐसी न्यूज़ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट लोकेशन भी आप लोग इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और यहाँ पर कनेक्टिविटी के बारे में भी आप लोगों से बात होती हुई नजर आएगी। बात की जा रही है यहाँ पर एक पर्टिकुलर पोर्ट के बारे में। हमारे देश के अंदर में एक पर्टिकुलर पोर्ट बनाया गया है, और ये जो पोर्ट है ये अब से नहीं, ये 2015 से बनाना स्टार्ट किया था। अभी यहाँ पर ये समझो कि ये कंप्लीट हो चुका है, और इससे फर्स्ट शिपमेंट यहाँ पर निकल कर गई है, जिसकी वजह से न्यूज़ में है। पोर्ट का नाम क्या है, पोर्ट का नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये है विजिंग। ठीक है, तो विजिम ये जो पर्टिकुलर पोर्ट है ये एक इंटरनेशनल सी पोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा।
इंटरेस्टिंग बात क्या है इसके बारे में, इसकी लोकेशन आप लोगों को केरला के अंदर नजर आएगी और ये ऐसा है हमारे लिए ईस्ट और वेस्ट, बेसिकली इस वेस्ट इधर होगा, ठीक है वेस्ट और ईस्ट दोनों साइड में आप लोग यहाँ पर इससे जाते हुए नजर आओगे। और हमारे देश के अंदर में यहाँ पर ये एक ऐसा सिस्टम पे ऑपरेट करेगा जिसके थ्रू यहाँ पर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, रेंट पर भी हम लोग यहाँ पर इसको दे सकते हैं। डेवलप जो किया गया है यहाँ पर, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू किया गया है। यहाँ पर बिल्ट, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर वाली बात की जाती है। तो अदानी जो है वो यहाँ पर इसमें मिलकर काम किए हैं और ये 2015 में जैसे मैंने बताया स्टार्ट कर दिया गया था। ये जो पर्टिकुलर पोर्ट है, जैसा मैंने अभी आप लोगों से बताया कि इसकी लोकेशन इतनी प्यारी है कि ईस्ट और वेस्ट शिपिंग आराम से की जा सकती है। तो यहाँ पर बेसिकली प्लान किया जा सकता है अप्रोक्सीमेट 30 ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आप लोगों को देखने को मिलेगा नेशनल और इंटरनेशनल रीजनल रेलवे कनेक्टिविटी के थ्रू आगे चीजें बढ़ाई जा सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है यहाँ पर, मतलब जैसे आप लोगों ने नॉर्मली बिल्डिंग देखी है, एक के ऊपर दूसरी बिल्डिंग इस तरीके से यहाँ पर, तो यहाँ पर टोटल मिलाकर 30 बर्थ जो है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर प्लान की जा रही है, जिसके चलते आसानी से सामान को बहुत लार्ज स्केल पर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। आज की डेट में हम लोग काफी लंबे समय से कोलंबो, सिंगापुर, इसी के साथ में सलाह, ये अलग अलग ऐसे पोर्ट हैं जिसमें हम लोग दुनिया भर से अपना सामान लाते थे, पहले यहाँ पर उतरवाते थे, फिर यहाँ से उतार कर अपने देश के अंदर में लेकर आते थे। अब हम लोग डायरेक्टली अपने देश के अंदर में लेकर आएंगे, हमको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और इससे हम जो है एक ऐसी पोजीशन पर हम आ जाएंगे कि दुनिया भर के लोग अब हमारे यहाँ पर अपना माल उतरवा कर कहीं और ले जा सकते हैं। तो ये 95% जो इंडियन फॉरेन ट्रेड है, इक्विवेलेंट टू 70% इन द वैल्यू, ये यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक हब बनने वाला है, ऐसा बोल सकते हो। नियरली 30% जो फ्लाइट मूवमेंट है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर इसके थ्रू। बेसिकली आप लोग ये बोल सकते हैं कि ये आने वाले टाइम पर एक ऐसा हब बन जाएगा कि जिस तरीके से हम लोग अब बात करते हैं कोलंबो के बारे में, श्रीलंका के एक तरीके से पोर्ट के बारे में, ऐसे आने वाले टाइम पर ये न्यूज में देखने को मिलेगा। तो लोकेशन अगर कल को क्वेश्चन की फॉर्म में बन जाए तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया, ठीक है। तो याद जरूर रखना दोस्तों, ये है आज का इंपॉर्टेंट डे जो कि यहाँ पर आप लोगों के सामने देखने को मिल रहा है, वर्ल्ड टूरिज्म डे के तौर पर। थीम यहाँ पर टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट अब की बार थीम रखी गई है और होस्ट कंट्री है यहाँ पर सऊदी अरेबिया। 27 सितंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। टूरिज्म को जब हम लोग सपोर्ट करने की बात करते हैं तो यहाँ पर वर्ल्ड जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके ऊपर फोकस देती है और बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि टूरिज्म के ऊपर ही टिके रहते हैं, तो उसके बारे में भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दादा साहब फाल्के अवार्ड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जो वहीदा रहमान को मिला, जो कि पर्सन इन न्यूज भी मैंने आप लोगों से पूछा। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है ये काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, हाईएस्ट अवार्ड है यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में। 1969 में यहाँ पर नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में आप लोगों को पता है, तो यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आफ्टर किसके नाम पर है, दादा साहब फाल्के जी के नाम पर है, जो कि हमारी जो मूवी स्टार्ट, जो एक तरीके से मूवी स्टार्ट करने की इंडस्ट्री के पितामह माने जाते हैं। अभी रिसेंटली अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और देवानंद जी को, लता मंगेशकर जी को, इनको मिला यहाँ पर ये। बाकी सारी चीजें दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जहां से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं वो यहाँ पर है। इनको बेसिकली इनके नाम आप लोग याद रखिएगा। इनका नाम यहाँ पर धुंधराज ये गोविंद जो बेसिकली फाल्के था, जिनको दादा साहब फाल्के के नाम से और फादर ऑफ इंडियन सिनेमा इनको बोला जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी हो जो वेरियस फील्ड में जैसे एक्टिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन काम करता हो अच्छे से, और ये एक तरीके का जो एनुअल अवार्ड है जो कि नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी के तहत यहाँ पर दिया जाता है। और रेसिपिएंट जो पर्सन रहता है उसको यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि काफी सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूशन हो उस इंसान का इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में, ठीक है। एक छोटा सा आर्टिकल है आज यहाँ पर ये जुडिशरी के बारे में, इसके ऊपर अभी आगे चलकर आप लोगों को कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल छपते हुए नजर आएंगे कोलिजन सिस्टम के बारे में, तो अच्छे से डिस्कस करेंगे और अच्छे से जैसे ही एडिटोरियल आ जाएगा, क्योंकि अभी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी कोलिजन सिस्टम क्या है, फलाना ढिमकाना, वो तो सारी बताऊंगा ही बताऊंगा, पॉइंट ऑफ व्यू भी मिल जाएगा, तो टाइम वेस्ट होने से आप लोगों का बच जाएगा, अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। ये डिस्कस कर ही लिया था कल भी, आज फिर आ रखा है फ्रंट पेज पे। 5000 बोला था, अभी 3000 ये यहाँ पर देखने को मिलेगा, 15 अक्टूबर तक पानी छोड़ना है, ठीक है। तो ये छोटी सी न्यूज हो गई। बाकी पंजाब जो है वो 50% रिड्यूस करेगा स्टेबल बर्निंग। स्टेबल बर्निंग क्या होती है, घास फूस का जलाना। ये पूरी सर्दी आप लोगों को ये आर्टिकल आप लोगों को पब्लिकली आते हुए नजर आएंगे, तो पूरी सर्दी आएंगे तो अभी इसके ऊपर ज्यादा फोकस मत देना क्योंकि रोज ये आर्टिकल आया करेंगे, ठीक है। तो इनके बारे में हल्का सा आइडिया रखेगा। एक ये है यहाँ पर पीएमएलए केस के बारे में, 18 अक्टूबर को ये पर्टिकुलर सुना जाएगा। अभी हम लोग 27 सितंबर में बैठे हुए हैं, जब आएगा तो तब डिस्कस कर लेंगे, फालतू में आज टाइम वेस्ट क्यों करना पीएमएलए करके। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं।
आदित्य L1 के बारे में आप लोगों को पता ही है, चल रहा है अच्छे से, एंजॉय करता करता घूमता घूमता झूमता झूमता अपनी पोजीशन पर पहुंचने वाला है, ठीक है। बाकी आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है, ये हमारे देश में मिलिट्री को पावर दी जाती है। तो यहाँ पर अभी अरुणाचल प्रदेश और ये बेसिकली नागालैंड के अंदर रहने वाला है, ये यहाँ पर डिसाइड किया गया है। तो इससे हमारी मिलिट्री को काफी पावर मिलती है। तो हल्का सा आइडिया रखेगा, फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। हम लोग कितना नमक खा रहे हैं, WHO के द्वारा फिर से बोला गया कि इंडिया ज्यादा नमक खाता है। ये मैंने पूरा एडिटोरियल भी आप लोगों से डिस्कस किया था। हेल्थी रहना है तो नमक जो है वो कम खाना है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। रसिया और यूक्रेन की लड़ाई के बारे में आप लोगों को पता है, रसिया जो है यूक्रेन के सामने का लंबे समय से बेसिकली लड़ाई चल रही है और यूक्रेन टिका हुआ है क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड सप्लाई कर रहा है हथियार। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि रसिया जो इस तरीके से झेल रहा है यहाँ पर, वो वेस्टर्न वर्ल्ड की वजह से झेल रहा है, वरना रसिया अब तक इसको इधर उधर कर चुका होता। और इसी के चलते यहाँ पर ये पूरा मुद्दा सामने बार बार आता हुआ नजर आता है। क्रीमिया रसिया ने हथियाया था 2014 में, तो उसी के चलते ये सारी बातें आप लोगों के सामने आती है। तो हल्का सा आइडिया रखिएगा, चलती रहती है न्यूज रेगुलरली, तो कोई बड़ी बात यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग इनके बारे में याद रखते हैं। बाकी जो मैंने बताया था AIADM की जो है वो बीजेपी से अलग हो गई है, बीजेपी नहीं, बेसिकली आप लोग उसको बोलते हैं NDA। तो जो भी आर्टिकल हुआ करेंगे उनकी एक समरी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया करूंगा। कोशिश करूंगा कि सारे एडिटोरियल की समरी आप लोगों को मिल जाया करेगी, जिससे चीजों को आप लोग अच्छे से लेकर चल सको। तो कोई भी डाउट आप लोगों को फिर इसके रिलेटेड नहीं रहेगा, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग चीजों को एंजॉय करिए, कोई समस्या हो तो बताना जरूर। आइए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कौन बनेगा छोटू करोड़पति है, यानी कि आप लोगों के सामने क्विज है, एक टेस्ट आप लोग बोल सकते हैं, जिससे ये पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने न्यूज सुनी है, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज, कुछ न्यूज ऐसी हैं जिनके क्वेश्चन मैंने कल कवर करा दिए थे आपके, क्योंकि देखो वीडियो जो है बहुत लंबी हो गई थी, तो इसकी वजह से आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन जो है वो तो एक तरीके से टॉपिक जो है वो इतने लंबे हो जा रहे थे कि वीडियो एक घंटा 50 मिनट से ऊपर चली जा रही थी। तो इसलिए वो कल डिस्कस हो गए, पर लेकिन टॉपिक जो है वो आज डिस्कस हो गया आपके यहाँ पर लगभग 2 या 3, तो उनके क्वेश्चन कल की वीडियो में हो गए थे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है, ये आप लोगों को बतानी है। पहली स्टेटमेंट बोला गया कि यहाँ पर ही इज ग्रांटेड मल्टीपल एंट्री ए लाइफ लॉन्ग वीजा फॉर विजिटिंग इंडिया। दूसरा बोला गया कि एक तरीके से एंटाइटल है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं। तीसरा बोला गया कि एग्जेम्प्ट किया जाता है रजिस्ट्रेशन विद अ फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर में, ये बोला गया अगर इंडिया के अंदर में इनको रहना है तो। ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन, सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। यहां पर बात की जा रही है विजिम इंटरनेशनल पोर्ट के बारे में। तो यहां पर जो विजिम इंटरनेशनल पोर्ट है यहाँ पर ये बेसिकली इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। ये जो पर्टिकुलर डिजाइन किया गया है कैटर करने के लिए कंटेनर ट्रांसशिपमेंट मल्टीपर्पज बल्क कार्गो आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये डेवलप किया गया है यहाँ पर एक तरीके से लैंडलॉर्ड मॉडल के तौर पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, यानी कि एक तरीके से किराए पर दिया जा सकता है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन, ये आप लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये बात की जा रही है एम्फेरल्स के बारे में, जिनको क्षणभंगुर भी बोलते हैं। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसके बारे में। ये बोला गया कि इनकी जो लाइफ होती है वो शॉर्ट्स होती है और ग्रो करते हैं एक फेवरेबल कंडीशन में ही, वरना सोए रहते हैं। एनुअल एम्फेरल जो है डज नॉट हैव फॉर्म द सीड एंड एंड ऑफ द, ये बात की जा रही है एंड ऑफ देयर लाइफ साइकिल, तो ये एक तरह सीड फॉर्म नहीं करते हैं, ये बोला गया। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन, सही आंसर बताइए। नेक्स्ट ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था मुकरथी नेशनल पार्क के बारे में, आप लोगों को याद होगा। इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये बोला गया कि इट वाज जो बेसिकली क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द जो की स्टोन स्पीसीज है नीलगिरी थार, जिसके बारे में डिटेल में मैंने डिस्कस किया था। इसी के साथ में बात की जा रही है यहाँ पर पैकारा रिवर, वो इसी के थ्रू होकर गुजरती है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, सही आंसर क्या है ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आंसर दीजिए इसका आप लोग। नेक्स्ट अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया डिटेल में साइकी स्पेस जो क्राफ्ट के बारे में, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। ये एक तरीके से नेशनल एरोनॉटिकल्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का मिशन है, ये रसिया की जो रोस्कोसमोस है उसका मिशन है, इसरो का मिशन है हमारी, या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। किसका मिशन है ये अभी आप लोग बता सकते हैं, अच्छे से पढ़ाया आप लोगों को। नेक्स्ट बात की जा रही है ब्रांड क्रूड ऑयल के बारे में, तो आप लोगों को बताना है यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बोला कि टाइप ऑफ ऑयल है जो एक्सट्रैक्ट होता है ऑयल फील्ड इन द पर्शियन गल्फ। दूसरा यहाँ पर बोला गया कि ये लो डेंसिटी है, सल्फर कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा और सिंपलर है इसको गैसोलाइन में कन्वर्ट करना। इसी के साथ में मेजोरिटी ऑफ जो इंटरनेशनल जो ट्रेड किया जाता है क्रूड ऑयल में, वो ब्रेंट क्रूड ऑयल में ही प्राइस जो है वो डिसाइड किए जाते हैं। ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन, सही आंसर क्या है। सी सेट का क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसको अटेम्प्ट करिए और फिर अपना स्कोर बताइएगा, जो भी क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किए सबको इकट्ठा करके, और बताइएगा कैसा आप लोगों का स्कोर रहा, ठीक है।
पहले का क्वेश्चन का आंसर क्या है, यहाँ पर आप लोगों को ओनली 2 देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए बेसिकली बात क्या की जा रही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये बन नहीं सकते। रीजन मैंने अभी बताया कि वही बन सकते हैं जो हमारे देश के नागरिक हो, ये हमारे देश की नागरिकता छोड़ चुके हैं। तो आंसर क्या हो गया, ओनली 2 करेक्ट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, विजिम इंटरनेशनल, ये बेसिकली एयरपोर्ट के बारे में। तो इसके बारे में दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ये आंसर इसका सी हो गया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने बातें की यहाँ पर एम्फिरल्स के बारे में, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 1 करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर ये वाली आप लोगों को इनकरेक्ट देखने को मिलेगी, ओनली 1 करेक्ट है, क्योंकि ये फॉर्म करते हैं सीड। ठीक है, जो मैंने डिस्कस किए थे दोनों के बारे में डिटेल में आप लोगों से। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है मुकरथी नेशनल पार्क के बारे में, तो यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑल 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, तसल्ली में मैंने पढ़ाया था। इवन रिवर का नाम मैंने बोला था याद रख लेना, तो यहाँ पर ये रिवर आप लोगों से पूछा जा सकता है, पायकारा और इसी के साथ में कुदाहा, तो 2 रिवर आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ये साइके बता दिया, नासा का है, तसल्ली में डिस्कस किया। इसी के साथ में यहाँ पर ये ब्रेंट क्रूड ऑयल के बारे में, तो ओनली 2 स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर करेक्ट देखने को मिलेगी। इनकरेक्ट क्या है, क्योंकि ये नॉर्थ सी में देखने को मिलते हैं, ना कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट में बोला गया पर्शियन गल्फ में, ये इनकरेक्ट हो गई। सी सेट का क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा है, आंसर यहाँ पर सी हो गया। इसको अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के मन में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट एक और लोकेशन के बारे में। वैसे तो एक बच्चा कह रहा है कि सर इतनी लोकेशन डिस्कस कर ले, तो फिर कहते हो कि इंपॉर्टेंट लोकेशन बची हुई है एंड में। ये बेसिकली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है यार। ठीक है, अच्छे से एंजॉय करिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं और नेशनल पार्क तो मैच करने के लिए भी आ जाते हैं। तो बात की जा रही है मुकुरथी नेशनल पार्क के बारे में। ये तमिलनाडु में लोकेटेड बड़ा ही प्यारा सा नेशनल पार्क है, जिसको यहाँ पर नीलगिरी थार नेशनल पार्क के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो कंफ्यूजियाना नहीं है। नीलगिरी थार जो बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व है, इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट है, और स्टैब्लिश किया गया था यहाँ पर इसको 12 दिसंबर 2001 में, और साइट बनाया गया इसको 1 जुलाई 2012 में। तो कंफ्यूजन आप लोगों के मन में इसको लेकर नहीं होना चाहिए, बड़ा ही प्यारी सी लोकेशन है। ठीक है, कोई विजिट किया है तो बताना जरूर इसके बारे में। बड़े ही प्यारे से इंटरेस्टिंग वर्ड हैं यार, इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करना, और मैं इस बात को बेसिकली बोल सकता हूँ कि आप लोगों ने कई सारे शब्द इसमें सुने होंगे, तो अगर इसके ऊपर भी सेंटेंस फॉर्म नहीं किया यार फिर तो गलत बात है। ठीक है, फिर ना आंटी अंकल से बोल के ना मुर्गा मुर्गे बना देना मुझे आप लोगों को। यहाँ पर बात की जा रही है एनक्लेव। एनक्लेव क्या होता है, एक तरीका आप लोग एक पर्टिकुलर टेरिटरी बोल सकते हो। ठीक है, कई बार बोलते हैं ना कि ये टेरिटरी है जो पर्टिकुलर एरिया सराउंडेड है। परिक्षेत्र बोला जाता है, क्षेत्र बोला जाता है, इलाका बोल देते हैं, मेरे इलाके में मत आना देख लूंगा तुझे, वही वाली बात है। तो बोलना मेरे एनक्लेव में मत आना देख लूंगा तुझे। दूसरा है यहाँ पर मिसट्रस्ट, ये खतरनाक है, ट्रस्ट ना एक तरीके से बने रहना, ट्रस्ट जो है टूट जाना, तो इसको संदेह बेसिकली बोलते हैं, संशय, एक तरीके से कॉन्फिडेंस ना रहना। डिसमेंटल होता है नष्ट कर देना, जैसे नहीं आप लोगों को याद होगा जो चिट्टी को डिसमेंटल कर देगा था बाद में आके, जो रोबोट मूवी आप लोगों ने देखी होगी, तो उसमें कहते हैं कि इसको डिसमेंटल करके इसको लेबोरेटरी में पहुंचा दो, वो वाली बात है। पेरिफेरल सुना है, पेरिफेरल, तो पेरिफेरल से जाएंगे, तो वही है यहाँ पर बेसिकली पेरिफेरी, यानी कि उपनगर, यानी कि सीमावर्ती एरिया से बाहर निकल जाना, कई बार बाईपास बोलते हैं। क्विस्ट का मतलब होता है खोज, क्विस्ट यानी कि एक तरीके से खोज की, ज्ञान की इच्छा रखना इंसान का, खोज शिकार या फिर अभियान भी आप लोग बोल सकते हैं। यार देखो, चीज़ें डेली आप लोगों को मिलती रहेंगी, इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी जिसकी कुछ हद नहीं होगी, पर लेकिन जितना आप लोग सीख रहे हो वो पचाना भी आप लोगों को पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, जो पढ़ाया आज इतना सारा, कितना आप लोग रिकॉल कर पा रहे हो? अगर रिकॉल कर पा रहे हो अच्छे से कुछ चीज़ें आप लोग, तो इसका मतलब अच्छी बात है। अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो फिर इसका मतलब गलत बात है। तो रिकॉल करना बहुत ही जरूरी है। बताइए कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस किए, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के देखो, इससे पता चलेगा कि कितने अच्छे से आप लोगों ने चीज़ें सुनी है। और ये मुझे अभी भी याद है, जब मैं क्लास किया करता था, क्लास खत्म होने के बाद में मैं खुद रिकॉल किया करता था कई सारी चीज़ें, ताकि लंबे समय तक उनको याद रख पाऊँ, और इससे मेमोरी आप लोगों की बढ़ती हुई आप लोगों को नजर आती है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की याद रहने लगती है। तो ये काम आप लोग जरूर कीजिए, ठीक है। और फीडबैक जरूर दिया करो, जैसा भी आप लोगों को लगता है अच्छा है बुरा, वो तो आप लोग बता ही सकते हो 1 सेकंड के अंदर में, ओके।